नमस्कार। आज तक सोसाइटी ने हमें यही समझाया है कि बहाव के साथ बहो, और यही चीज़ हमारे कैरियर को, हमारे प्रोफेशन को भी लागू पड़ती है। जनरली हम ऐसे ही कैरियर चूज़ करते हैं, ऐसा ही प्रोफेशन चूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू हो, जो ज़्यादा लोग चूज़ कर रहे हो, ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हो। पर अगर आप किसी आर्टिस्ट को या स्टोरी टेलर को मिलेंगे तो वो बताएंगे कि आपकी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, या आपका कैरेक्टर जो नॉर्मल है वो कोई एबनॉर्मल सिचुएशन में हो, या तो कोई एबनॉर्मल सिचुएशन है या तो कोई एबनॉर्मल कैरेक्टर है जो नॉर्मल सिचुएशन में हो। राइट। तो आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर जुड़े हैं जिन्होंने कोर्स भले ही सब लोग जो कर रहे हैं वो ही किया हो। जैसे कि हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता जो फिजियोथेरापिस्ट है, पर उनका जो टॉपिक उन्होंने सिलेक्ट किया वो बहाव के एकदम विपरीत है। उनकी स्पेशलाइजेशन और जो वो करना चाहते हैं समाज के लिए, वो हमारी धारणा से एकदम अलग है। हमारे पॉडकास्ट में हम ऐसे व्यक्ति के बारे में समझेंगे, सुनेंगे, और वो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको वेलकम करवाता हूँ डॉक्टर सुनीता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम, पहले तो हमें और हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मतलब आपने क्या अचीव किया है और आपका एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या है? हाय, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे आपने मौका दिया कि आज मैं अपने बारे में और अब मैंने क्या किया है उसके बारे में और मैं क्या करना चाहती हूँ उसके बारे में बता पाऊँगी आपके थ्रू व्यूवर्स को। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। 2006 में मैंने हरियाणा से एमडी यूनिवर्सिटी से मैंने किया था मेरा कोर्स। 4 साल का कोर्स था, 4.5 ईयर्स का कोर्स था उस टाइम पर। 4 साल का कोर्स प्लस 6 महीने की इंटर्नशिप, और पास आउट हुई एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, जैसे कि मेरे बाकी फेलो फ्रेंड्स भी हुए थे। उसके बाद आई थिंक डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था, और वो मुझे कहीं ना कहीं एक जो मेरा मतलब बहुत एक गहरा लगाव था सोशल वर्क के साथ, तो मैंने एक सब्जेक्ट चूज़ किया मेरा मास्टर्स करने के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन हेल्थ एंड सोशल केयर किया लंदन से, और फिर मैं लंदन चली गई, और 2007 से लेके 2011 तक मैं लंदन रही, और मैंने मेरा हेल्थ एंड सोशल केयर का कोर्स कंप्लीट किया। एंड देन आफ्टर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था, और मैं वापस इंडिया आई, और यहाँ पे आके आई गॉट मैरिड, और मुझे एक बेबी हुआ 2012 में। और यहाँ से मेरी लाइफ में एक नया टर्न लिया जिसमें मेरी हेल्थ को अचानक से चेंज कर दिया। जो एक मैं औरत थी, उस औरत से एक मदर बनी, और मदर बनने के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे वो मुझे दोनों मिले। और एक जो मेरी हेल्थ पे इम्पैक्ट हुआ सबसे बड़ा, वो मेरा मतलब पेल्विक एरिया में इश्यूज़ आना। तो वहाँ पे मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं मोड़ लिया, और एक नया प्रोफेशन मेरे साथ जुड़ने लगा जो मुझे भी नहीं पता था कि मैं इसकी तरफ जाने वाली हूँ, और उसका नाम है पेल्विक हेल्थ। सो आज मैं अपने आप को पेल्विक फ्लोर रिहैब थेरेपिस्ट बोलती हूँ। तो मतलब फिजियोथेरेपिस्ट से एक नया कुछ निकला। पेल्विक फ्लोर एक मसल होती है, उसके बारे में मैंने जाना, और वहाँ पे जान के उसके बारे में पढ़ के उसके बारे में रिसर्च करके इतने सालों के बाद वो लड़की नहीं है जो 2006 में जिसने फिजियोथेरेपी पास किया था। आज एक वो मदर है जिसने अपनी जर्नी से एक नई चीज़ को सीखा, और सीखने के बाद उसकी वैल्यू को समझा, और मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत सिर्फ मुझे एज अ वीमेन और एज अ मदर नहीं है, हर एक माँ, हर एक औरत और हर एक बच्ची को उसकी लाइफ में होने वाली वो चीज़ है। मेरे प्रोफेशन में कहीं ना कहीं इसकी कमी थी। पहले हमारे फिजियोथेरेपी में इसको ज़्यादा बड़ा रोल नहीं दिया, ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, लेकिन अब इसकी ज़रूरत बहुत बड़ी है, और भगवान ने मुझे चूज़ किया। आई एम सो लकी। शायद मैं भगवान की मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं शायद भगवान की फेवरेट हूँ, कि उन्होंने मुझे इतने बड़े कॉज के लिए चूज़ किया कि एक विमेन को समझ के उसकी हेल्थ को एक कंप्लीट हेल्थ दे सकती है, कंप्लीट केयर दे सकती है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मैं एक पेल्विक रिहैब थेरेपिस्ट हूँ आज। मैम, आपकी बातों में दो चीज़ें थी। एक तो जैसे अभी रूटीनली फिजियोथेरापी ब्रांच को लोग एज अ चॉइस नहीं सिलेक्ट करते हैं, एज अ चांस लेते हैं। तो वो एक क्वेश्चन था कि फिजियोथेरापिस्ट बनना वो आपका इंटरेस्ट था, आपकी चॉइस थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि फिजियोथेरापिस्ट बनने के बाद ज़्यादातर लोग होते हैं वो ऐसे टॉपिक्स और ऐसी ब्रांच सिलेक्ट करते हैं जैसे कि बैक पेन हो गया, जो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है, या तो फिर पोस्ट ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन वगैरह हो गया। तो ये ब्रांच चूज़ ना करके आपको ऐसा क्या सूझा
कि आपको पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन में स्पेशलाइजेशन और उसको सही करने का दिमाग में आया, क्योंकि ये टॉपिक ही नया है इंडिया के लिए। पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन और उसको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हैंडल करे, वही नया टॉपिक है। नहीं, सच में आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो प्रोफेशन है ना, इसको हम बाय चॉइस नहीं, मोस्टली बहुत कम लोग 2 to 5% लोग आज शायद चूज़ करते होंगे इसको एज अ चॉइस। अदरवाइज़ तो ये बात एज अ चांस ही आता है हमारी लाइफ में कि हम पहले अपना मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं और फिर कहीं जाके हम लास्ट में फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं और हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं, लाइक कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। तो हम, ये बात बिल्कुल सच है आपकी कि हम शायद MBBS कहीं ना कहीं बनना चाहते थे या फिर कुछ और स्पेशलाइजेशन करना चाहते थे और हम फिजियोथेरेपिस्ट बने। मेरी लाइफ में फिजियोथेरेपिस्ट बनना मैं बोलूँगी कि हाँ, ये वो भी एक बाय चांस ही था, वो बाय चॉइस नहीं था, लेकिन डेस्टिनी ने मुझे हमेशा से ये मेरी लाइफ में शायद वो डालना चाहती थी कि एज ए चॉइस में, मतलब एज ए चॉइस ना हुआ बट एज ए चांस भी वो मुझे कुछ बहुत आगे बड़ा चांस दिया उसने, इस फिजियोथेरेपी ने मुझे। और पेल्विक रिहैब जो टॉपिक मेरी लाइफ में आया है, उसने मुझे मेरा सब कुछ चेंज कर दिया, मेरी डेस्टिनी ही चेंज कर दी पेल्विक फ्लोर ने। पेल्विक फ्लोर डेफिनेटली एक ऐसा टॉपिक है जो सब नहीं करते हैं। सब लोग की स्पेशलाइजेशन या तो ऑर्थो में, न्यूरो में, स्पोर्ट्स में, कार्डियो में, इसमें ही सब लोग ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। वही उसी की डिमांड है, क्योंकि लोग वो करते हैं जिसकी डिमांड होती है। मेरी लाइफ में पेल्विक रिहैब आया, उसकी कोई डिमांड नहीं थी उस टाइम पे जब पेल्विक रिहैब आया, लेकिन डिमांड है उसकी बहुत ज़्यादा। उस नीड को कोई समझता नहीं है। ये पार्ट मिस था, करिकुलम में भी मिस था और सोसाइटी में भी मिस था। तो मुझे मौका मिला है इसको आगे लेके जाने का और इसमें लोगों को शाइन कराने का, खुद शाइन करने का, लड़कियों को बेस्ट देने का, औरतों को बेस्ट देने का हमारी तरफ से। सो ये एक बहुत अच्छा एक ऐसा प्रोफेशन जुड़ गया लाइफ में, जो था नहीं लेकिन है, लेकिन ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इसकी। सबसे पहले तो ये था कि एज अ पेल्विक फ्लोर रिहेबिलिटेशन थेरापिस्ट, उसमें बिगेस्ट चैलेंज क्या रही कि आपको सबसे पहले ये एस्टेब्लिश करना था कि भाई ऐसी एक टर्मिनोलॉजी है और मैं उसकी स्पेशलाइज्ड पर्सन हूँ, तो जिसके बारे में कहीं पे इतना लिखा नहीं है, इतना, अगर मुझे जहाँ तक पता है कोर्स भी इतना सिखाया नहीं जाता है। तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उसके लिए पूरा नॉलेज इकट्ठा करने में? नॉलेज इकट्ठा करने में सबसे बड़ा चैलेंज था कि सीखूं कहाँ से, सिखाएगा कौन। तो एकेडमिकली कोई सपोर्ट देने वाला नहीं था, तो ना ही कोई ऐसी बुक थी, इंडिया में तो है ही नहीं स्पेशली, कि कोई ऐसी बुक नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है। कुछ उस टाइम तो यूट्यूब वीडियो भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे, ज़्यादा सोशल मीडिया भी इतना ज़्यादा नहीं था कि एक्सेस हो पाए इन चीज़ों का। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि सीखूं कहाँ से। और बट होपफुली मेरा फैमिली US में है, तो वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करके बुक्स मंगवाई और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा उसके बारे में, तो बुक्स ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो था कि एकेडमिकल था ही नहीं। दूसरा चैलेंज ये था कि जब मैंने इसको पढ़ भी लिया तो मुझे ये लगता था कि मुझे आ गया, लेकिन अब मैं सामने वाली लड़की को हेल्प कैसे करूं, मैं कैसे बताऊं कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम को मैं ठीक कर सकती हूं या तुम्हारी इस प्रॉब्लम में मैं आपको हेल्प कर सकती हूं। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म आता था कि किसी को कीगल नहीं आता तो वो मुझसे सीख सकता है। तो ये कीगल ने एक तरीके से एज अ भगवान जैसे मेरी लाइफ में तो है कि भाई कीगल सीखो, या मैं आपको सही कीगल करवाऊंगी, या फिर कीगल किसको करना चाहिए। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगी लड़कियों से, औरतों से, मदर से, कि अगर आपको यूरिन लीकेज की दिक्कत है तो उसकी एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम कीगल है और वो मैं आपको सिखा दूँगी। तो यहाँ से आया। लेकिन जब हम वो कीगल की बात करते हैं तो कीगल एक्सरसाइज वो प्राइवेट एरिया की एक्सरसाइज है। फिर सबसे बड़ा टैबू मैंने फेस किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस की कि ये बात के इस एरिया के बारे में डिस्कस करना ही सबसे बड़ा टैबू है। फीमेल कंफर्टेबल नहीं होती, वो पूछती नहीं है, वो इतने आसानी से कन्वर्जेशन नहीं कर पाती है। तो बहुत मुश्किल हुई खुल के बात करने में, और इसकी इम्पोर्टेंस बताने में सोसाइटी को कि भाई आप आओ। और सब लोगों को लगता है कि यार अगर मुझे मेरा पेल्विक रिलेटेड कोई इशू है या प्राइवेट हेल्थ में कोई इशू है तो मुझे गायनेक के पास जाना है, तो तुम तो कौन हो जो तुम मुझे इसमें हेल्प करोगे। तो ये सच में चैलेंजिंग था मेरे लिए, मेरी लाइफ में। इस टैकल भी किया। तो जो पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन है वो मेनली किस में होता है? किस में मतलब मेल और फीमेल में, किस में डिसफंक्शंस किस में होते हैं, और फिर जेंडर स्पेसिफिकली एज वाइज? अच्छा, देखो सबसे बड़ी तो ये है कि एक मिथ भी है कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि पेल्विक फ्लोर इश्यूज़ या पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शंस मदर्स को होते हैं बच्चा होने के बाद, सब ये सोचते हैं। लेकिन ये जेंडर स्पेसिफिक, सबसे पहले तो जेंडर स्पेसिफिक है ही नहीं, ये मेल को भी होता है इशू, फीमेल को भी होता है, मसल तो दोनों में है। तो यूरिन लीकेज की इशू मेल और फीमेल दोनों को हो सकते हैं। फीमेल को बेबी होने के बाद हो सकता है, मेल को प्रोस्टेट हेल्थ इशू आने के बाद हो सकता है।
ऐसे ही कॉन्स्टिपेशन दोनों में हो सकता है, मदर को भी हो सकता है, बच्चे को भी हो सकता है और मेल को भी हो सकता है। फिर वो ये नहीं देखेगा कि बच्चा है कि बड़ा है कौन है, कॉन्स्टिपेशन किसी को भी हो सकता है। तो वो भी एक पेल्विक हेल्थ इशू ही है। सेक्सुअल हेल्थ इशू अगर हम बोलें तो अगर हम बोलते हैं कि सेक्सुअल पेन, तो स्टडीज़ कहती हैं कि 40% फीमेल को इंटरकोर्स करते हुए पेन होता है। तो आप सोचो कि 40% पॉपुलेशन सेक्स को एक प्लेजरेबल मोमेंट की तरह नहीं जीती है, वो लड़की को दर्द हो रहा होता है और सोसाइटी इसको कॉमन मतलब काउंट करती है, नॉर्मल बोलते हैं, दिस इज़ नॉर्मल, जबकि वो नॉर्मल है ही नहीं। आप सेक्स इज़ अ प्लेजरेबल एक्टिविटी, उसमें अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपका ब्रेन अचानक से स्विच ऑफ हो जाएगा, यू कैन नॉट हिट योर लास्ट स्टेज योर ऑर्गेजम। सो बहुत सारी, इसीलिए मतलब सेक्सुअल डिसफंक्शन मैं बोलती हूँ कि फीमेल को है। ऐसे ही अगर आप मेल को देखो तो मेल में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन 40 ईयर्स के बाद 40% मेल को होता है, 50 ईयर्स के बाद 50% मेल को होता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी ये मसल रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं, बल्बो कैवर्नोसिस है, रॉब्डोस्फिंक्टिक मसल्स हैं, वो डायरेक्टली अटैच होती हैं हमारे बेस ऑफ पीनस के साथ। जब वो मसल्स वीक हो जाएंगी तो अब इरेक्शन में इशू आते हैं। और यस, इट इज़ लाइक दोनों में हुआ ना, सेक्सुअल हेल्थ इशू हुआ तो, अगर बाउल हेल्थ इशू हुआ तो दोनों में हुआ, या तो स्टूल लीक हो रहा है या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अगर ब्लैडर हेल्थ इशू है तो दोनों में हो रहा है, और सिर्फ दोनों मेल फीमेल में नहीं, बच्चों को भी हो रहा है, जेरिएट्रिक पॉपुलेशन में भी हो रहा है। तो प्रोस्टेट रिमूवल के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये तो सबको ही है, इसमें सिर्फ एक को नहीं है। तो जैसे मैम अभी ये बहुत चल रहा है कि हम मेंटल हेल्थ पे फोकस करते हैं कि अगर एक बार आपकी मानसिक स्थिति खराब हो गई तो फिर उसका ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो सब लोग बोलते हैं कि पहले से ही करो। तो अभी जैसे योगा, मेडिटेशन वगैरह सब कुछ पहले से चला है। तो जैसे हमारे मसल्स हैं वो भी तो ऐसे ही हैं, अगर वो एक बार वीक हो गए तो हमें उसको वीक होने की राह देखनी है कि ये तो पहले से ही हम शुरू कर सकते हैं ना। तो ये फिजियोथेरेपी ब्रांच ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रिवेंशन के साथ जुड़ी, ऐसा नहीं है? तो ये सारी चीज़ें हमें जब प्रॉब्लम हो उससे पहले ही करनी चाहिए ना। आपने बिल्कुल सही कहा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसको एज अ प्रिवेंटिव ही देखें। मुझे उस चीज़ का वेट नहीं करना है कि एक दिन मुझे दिक्कत हो जाएगी, एक दिन मुझे हेमरोइड हो जाएगा, पाइल्स हो जाएगी, मुझे इशू आएगा, नहीं, मुझे इसका वेट नहीं करना। मेरा मानना है कि हर एक इंसान को आफ्टर सर्टेन एज अपने पेल्विक हेल्थ का असेसमेंट और चेकअप ज़रूर कराते रहना चाहिए। अगर डिपेंडिंग अपॉन कुछ ऐसे प्रोफेशन है हमारी लाइफ के अंदर जिसमें हम बहुत लोड करते हैं अपनी बॉडी को। तो सोचो कि अगर आप कोई फिटनेस ट्रेनर हो, अगर आप स्पोर्ट्स में काम कर रहे हो, तो कितना हाई जंपिंग, कितना लोडिंग होता है, कितना प्रेशर आपके टमी में होता है। उस प्रेशर की वजह से सारा पेल्विक रीजन के ऊपर प्रेशर रहता है और देयर हाई चांसेस कि आपका पेल्विक फ्लोर मसल वीक होने ही वाला है, आज नहीं तो कल। कुछ प्रोफेशंस हैं जहाँ पे जंपिंग हो रही है, या बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हैं, वहाँ पे भी ये मसल, कथक डांसर इज़ अगेन, कोई भी डांसिंग कर रहा है, तो वो कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं हमारे। और उसके ऊपर है ओबेसिटी, आजकल कितने लोगों को ओबेसिटी है। ये सब में एक भार आपके पेल्विक रीजन, आपके एब्डोमेन में रहता है, एक प्रेशर बना रहता है और वो पेल्विक फ्लोर को हमेशा वीक करता है। तो प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेट मत करो कि कब होगा। अगर आप इनमें से कहीं पर भी हो, या तो आप ऐसा कोई जॉब कर रहे हो जहाँ पे आप लोडिंग, पुलिंग, पुशिंग कर रहे हो, या जंपिंग कर रहे हो, या फिर स्पोर्ट्स में हो, बहुत हाई एथलेटिक हो, या वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, या फिजियोथेरेपिस्ट हो, या फिर कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो, या कथक डांसिंग कर रहे हो, तो आपको, और ओबीज भी हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेल्विक फ्लोर मसल का ध्यान रखो। पेल्विक फ्लोर मसल का स्ट्रेंथ क्या है आज, अगर वो आज वीक है तो वो और वीक होती चली जाएगी। तो प्लीज़ टेक केयर, असेस कराओ किसी अच्छे पेल्विक रिहैब थेरेपी से। असेसमेंट के बाद अगर उसको जो भी स्ट्रेंथन कराना है तो उसका स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल पेल्विक रिहैब थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपी से बना के आपको देंगे, आपको हेल्प करेंगे। आप वहाँ तक मत पहुँचो जहाँ पे उसका शायद एंड रिज़ल्ट मतलब मुश्किल हो जाए। आप सोचो कि कोई फीमेल, ये मसल पूरा हार्मोन के ऊपर चलती है, जिस फीमेल को मेनोपॉज आ गया, एस्ट्रोजन नहीं है बॉडी के अंदर, तो उस फीमेल की रिकवरी इतनी फास्ट, उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी आफ्टर 45, आफ्टर 50। जो कि अगर कोई माँ 25 साल में है या 30 साल में है और उस मदर को जिसने अभी बच्चा डिलीवर किया है, विद इन 1 साल के अंदर हार्मोन्स अच्छे हो गए, उसी टाइम पे उसने पेल्विक रिहैब कर लिया पोस्टनेटल, तो उसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, सेव कर लिया फ्यूचर के लिए। उस फीमेल को कभी यूरिन लीकेज नहीं होगा या चांसेस बहुत कम होंगे। तो प्रिवेंटिव बहुत ज़रूरी है एट द राइट एज, जब आपको हार्मोन भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बॉडी भी सपोर्ट कर रहा है, पूरा सिस्टम अभी आपका नर्चर है जो आपको कर रहा है। सो राइट एज, राइट टाइम, और ज़रूर उसको असेस करो और प्रिवेंट करो अननेसेसरी लोडिंग
और अननेसेसरी इवन ग्रेविटी भी मैं बोलती हूँ कि ग्रेविटी भी प्रिवेंट ही करना चाहिए, क्योंकि ये मसल जो है ना, भगवान ने हमको, अब देखो तो मैं खड़ी हूँ और मसल यहाँ पे है, तो मसल को अगेंस्ट ग्रेविटी भगवान ने नहीं बनाया था। भगवान ने अगेंस्ट ग्रेविटी बड़ी मसल को बनाया था, एब्डोमिनल को। हम हमारे चारों पैरों पे थे पहले, लेकिन तो रिवोल्यूशन की वजह से हम ऐसे हुए, जैसे जैसे हुए सारा लोड पेल्विक फ्लोर पे आ गया। तो अगर आप रिवोल्यूशन की वजह से हम लोडेड हैं, वो बहुत अच्छी हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक हमारी अचीवमेंट है कि हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। वी आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स, बट जिस मसल पे लोड आ रहा है, उस जो सेंटर है, जो फाउंडेशन है हमारी बॉडी का, उसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बिलीव मी, अगर ये मसल सिर्फ वीक नहीं होती है, ये मसल टाइट भी होती है। अगर आपके इमोशंस, अगर आप बहुत सैड फीमेल हैं, आपके इमोशंस, मतलब आप हमेशा एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा है, जैसे आपका फेशियल टेंशन में आएगा ना, फेशियल मसल यहाँ पे भी टेंशन में आ गई। अगर मुझे डर लग रहा है आपसे या किसी से भी मुझे डर लग रहा है, तो वो मसल अपने आप एक प्रोटेक्टिव गार्डिंग बना लेती है। तो डर का माहौल, ये सारी चीज़ें मसल को टाइट भी बनाती हैं। अब सेक्शुअल अब्यूज़ ये मसल को टाइट भी बनाती है। तो मसल टाइट है या मसल वीक है या नॉर्मल है, अगर नॉर्मल है तो गुड, उसको आप इट्स ओके, इट्स फाइन। बट अगर वो टाइट या वीक है तो प्लीज़ किसी अच्छे पेल्विक रिहैब थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए और अपने आप को एक राइट प्रोटोकॉल, एक सही एक्सरसाइज सिखाएं जो आपको प्रिवेंट करेगी फर्दर बड़ी इशू से। क्योंकि एक बार अगर प्रोलैप्स हो गया या इश्यूज, लंबे ऑर्गन्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हो जाते हैं, तो उसकी भी ग्रेड्स होती हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। तो इतनी मतलब ग्रेड 3 और 4 पे नहीं पहुंचना है, 1 पे भी नहीं पहुंचना है, हमें वो लाना ही नहीं हमारी लाइफ में। तो प्रिवेंटिव इज़ ऑलवेज बेटर, और प्रिवेंशन अवेयरनेस से ही आता है। अवेयर हो जाओ कि आपके बॉडी में क्या चल रहा है। तो जैसे मैडम आपने बताया, तो एक शायद एक विशियस साइकिल जैसा कुछ नहीं है कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी तो वो पेल्विक फ्लोर के मसल्स को इफ़ेक्ट करेगी। अगर वो अफेक्ट हो गए तो हम और ज़्यादा साइकोलॉजिकली डीप हो जाए, तो ये पूरा एक साइकिल सा नहीं बनेगा। तो अगर हमारी मेंटल हेल्थ भी उसको किस तरह से करती है और हम उसको कैसे सुधारें? देखिए, बिल्कुल आपका सब कुछ पावर हाउस ही हमारा ब्रेन है। आपका ब्रेन जो सोचता है, आपकी बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड करती है। अगर आप सोचो कि अगर ये नीचे से भी हो सकता है, अगर आपकी बॉडी में कुछ वीकनेस है, वो आपके ब्रेन को हमेशा हैमर करेगी कि यू आर नॉट हेल्दी, कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ। तो ब्रेन भी रिलैक्स नहीं रहेगा। अगर ब्रेन, तो ये इस काइंड ऑफ एक दूसरे का कनेक्शन है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मेंटली हेल्थ कोई प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ इशू है कोई, तो डेफिनेटली पेल्विक फ्लोर को इम्पैक्ट करती है। और अगर मुझे सोचो कि मैं एक फ़ीमेल हूँ, अगर मुझे प्रोलैप्स है, मेरे ऑर्गन्स बाहर की तरफ डिसेंड हो रहे हैं, या मुझे यूरिन लीकेज की दिक्कत होती है, तो आप सोचो अगर मुझे यूरिन लीकेज होगी तो शायद मैं आना जाना सोसाइटी में बंद कर दूँगी। जब मैं सोसाइटी में आना जाना बंद कर दूँगी तो वो मुझे कहीं अच्छा नहीं, मेरा मेंटल स्टेटस को अफेक्ट कर रहा है कि आई कैन नॉट मीट माई फ्रेंड्स, आई कांट गो डाउन, माइट भी किसी को स्मेल आ रही होगी, मेरे अंदर से यूरिन की स्मेल आ रही होगी, मैं होल्ड नहीं कर पाती हूँ। तो आजकल तो कितने लंबी लंबी बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं, और नीचे अगर फ्रेंड्स बैठे हैं गार्डन में और ऊपर से नीचे आई मिलने के लिए, अगर उसको अर्जेंसी आ गई यूरिन की, तो वापस जाते रहते हो सकता है लिफ्ट में यूरिन निकल जाए। ये किसी भी फीमेल के लिए, मेल के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट वाली चीज़ होती है। अगर ये हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा, और वो फीमेल या वो मेल दूसरे लोगों से मिलना जुलना बंद कर देगा। सो ऑटोमेटिकली ये देखिए आप, एक फिजिकल इशू ने आपके ब्रेन को कैसे इम्पैक्ट किया, और ब्रेन ने कैसे आपको सोसाइटी से अलग कर दिया। तो ये सिर्फ मेंटल फिजिकल नहीं, ये सोशली भी आपको इफ़ेक्ट करता है, आपके इमोशंस को भी इफ़ेक्ट करता है। अगर मेरा सेक्शुअल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो मुझे अंदर आई विल नॉट फील कॉन्फिडेंस, तो ये मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है। तो ये मेंटल हेल्थ, ये जो मैं बोलती हूँ ना कि पेल्विक हेल्थ एक कोर है हर चीज़ का। अगर बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट सिर्फ पेल्विक हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ, बट पेल्विक हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाउल, ब्लैडर एंड सेक्सुअल तो सबसे मेन है हमारी लाइफ के अंदर। तो डेफिनेटली ये एक पूरा कनेक्शन है, माइंड, बॉडी, इवन सोसाइटी भी मैं बोलूँ। यस। तो मैम, जैसे हमने बहुत लोगों को, मतलब हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको सुना है कि भाई आप अगर फीमेल्स काम करती है तो आप ऐसे झुको नहीं, आपका बैक प्रॉब्लम होगा, वो ऐसे प्रिवेंशन करते हैं। पर मैंने किसी को ऐसे नहीं देखा कि भाई आप ये ना करो, आपके पेल्विक मसल्स को प्रॉब्लम होगा कि ये होगा। तो वो उनके बारे में जानते ही नहीं, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं, तो उसके ऊपर फोकस कैसे करेंगे? और जब हम हमारे दादा दादी या बुज़ुर्गों की बात करते हैं ना, तो प्रॉब्लम तो वहाँ पे भी होती थी। प्रॉब्लम उन लोगों ने क्या सोचा, हम, अगर मैं वीमेन की बात करूँ हमारी सोसाइटी में, तो वीमेन को नर्चर ही ऐसे किया जाता है बचपन से कि मतलब एवरीवन एल्स इज़ प्रायोरिटी, है ना, हमेशा मैं अपने सबके लिए सब कुछ करूँगी। और हमने अपनी दिक्कतों को ऐसा सोचा है कि ये नॉर्मल है, दीज आर नॉर्मल, कॉमन भी है और नॉर्मल भी है, ये हमारी एजिंग का पार्ट है।
और हमारी जो दादी थी या नानी थी, तो उन लोगों की टाइम पे भी प्रॉब्लम होती थी। और लेकिन वहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या होती थी कि इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती थी, बहुत अर्ली नहीं आती थी। और उसका जो रीज़न था कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी काम करती थी वो फ्लोर पे करती थी। तो आप जैसे ही बैठते हो आपकी मसल रिलैक्स होती है, जैसे आप उठते हो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो पूरा दिन जितनी बार वो बैठते थे या उठते थे, पेल्विक फ्लोर वर्कआउट उनकी लाइफ का एक हिस्सा होता था। तो उनकी लाइफ में उनका पेल्विक फ्लोर एज़ कम्पेयर टू अस, हमसे तो स्ट्रॉन्ग ही था। और उनकी लाइफ के अंदर वो इशू इतने बढ़ चढ़ के उस टाइम पे नहीं थे। पर आज हमारा वो एक्सरसाइज ही नहीं हो रही है एक तो, इसलिए इश्यूज़ बहुत ही हम लोग वोकल भी हैं। आज मैं किसी को कह सकती हूँ कि मुझे दिक्कत है, मैं उसके बारे में पूछूंगी, मैं उसको कॉमन नहीं मानती। आज हम लोग एज अ वीमेंस हम ज़्यादा हमारी बॉडी को लेके थोड़ा अवेयर ज़्यादा हो गए हैं। लाइक पहले फैमिली प्रायोरिटी होती थी, आजकल हम कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को भी प्रायोरिटी रखते हैं। तो हम लोग आजकल ज़्यादा इसके बारे में बात करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। इवन हमको लगता है कोई इशू है तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मुझे भी तो बता ही दिया था ना गायनेक ने कि आप कीगल करो। तो लेकिन वो चीज़ शायद किसी दादी को नहीं बताई गई होगी, क्योंकि वो कभी किसी गायनेक के पास नहीं गई होगी। तो चीज़ें उस टाइम पे मिसिंग थी, होती तो थी, लेकिन मसल स्ट्रॉन्ग रहती थी। वो प्रॉब्लम, उसके जो प्रोटोकॉल वो फॉलो करते थे, जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ उनकी होती थी, बैठ के उठना, और इस तरीके से तब इतना फोकस नहीं था। प्रॉब्लम तो थी, और अभी प्रॉब्लम है और फोकस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लोग वोकल भी हैं। पीपल आर लुकिंग फॉर, दे आर सीकिंग फॉर हेल्प। वो उनको सही एक्सपर्ट चाहिए, हर चीज़ का उनको एक्सपर्ट चाहिए। एक ही डॉक्टर नहीं चलेगा सबके लिए, हर एक चीज़ का एक्सपर्ट उनको चाहिए, ऐसा है आज। तो अभी बात सिर्फ अवेयरनेस से अटक नहीं गई है, उसको सही से हैंडल भी करते हैं। हाँ, आजकल है। आपके जैसे इंसान हमारी लाइफ में आते हैं, तो सोचो कि ये पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये कैसे इतना अच्छा एक ज़रिया है कि बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता उनको पता लगेगा, और जिनको पता है उनको लगेगा कि हाँ, दे आर ऑन द राइट ट्रैक और दे आर ऑन द रॉन्ग, वट एवर दे आर डूइंग। सो येस, आजकल अवेयरनेस ज़्यादा है, और उसका रीज़न शायद आप जैसे लोग हैं हमारी लाइफ में। नहीं, हम जैसे तो नहीं, आप ये बात फैला रहे हो तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स आई थिंक कंबाइन, इट्स अ टीम वर्क। आई थिंक ये भी कर सकते हैं। हाँ मैम, जैसे हमने प्रेगनेंसी में देखा हुआ है कि भाई सब लोग एंटीनेटल केयर, मतलब इन्हें सारे रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं। अभी आजकल तो डबल मार्कर रूटीन हो गया है, जो पहले नहीं था प्रेगनेंसी में। तो क्या पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी भी एक ऐसा इम्पोर्टेंट सेक्शन होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी? बिल्कुल 100%। मैं तो कहती हूँ कि ये तो एक मतलब रूटीन ही होना चाहिए। जैसे डॉक्टर पूछते हैं कि आपका HB कितना है बिफोर प्रेगनेंसी, आपकी हेल्थ कैसी है बिफोर प्रेगनेंसी, आपके एग की क्वालिटी कैसी है बिफोर प्रेगनेंसी, आपकी पीरियड्स हेल्थ कैसी है बिफोर प्रेगनेंसी, वैसे ही पेल्विक फ्लोर मसल का क्या स्टेटस है बिफोर प्रेगनेंसी। क्योंकि सोचो, स्टडी कह रही है कि 50% मसल लूज़ होने वाली है, तो वो 50% किसका लूज़ हो, किसका वीक हो। जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग 100% है उसका 50% हम अफोर्ड कर सकते हैं, पर जो ऑलरेडी 50% वीक है उसका 50% वीक होना मतलब बिल्कुल ही वीक हो जाना। और फिर ऐसे फीमेल को लाइफ में यूरिन, इवन प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को यूरिन लीकेज की दिक्कत रहती है, बैक पेन के इशू होते हैं। ये मसल नीचे है फ्लोर के जैसे, बैक हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पूरे सेक्रम को, बैक को, कॉकेक्स को पूरा एक स्टेबलाइज करती है ये मसल। अगर ये पहले से ही वीक होगी तो जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मसल नीचे की तरफ सैग होगी, तो वो बैक हेल्थ इशू भी करेगी। फीमेल की लाइफ में ज़्यादा इशू होंगे उसको। और जैसे ही मसल नीचे जाएगी, ऑर्गन्स डिसेंड करेंगे नीचे, यूट्रस भी प्रेस करेगा ब्लैडर को, उसको यूरिन लीकेज की भी इशू होंगी। तो बिफोर योर प्रेगनेंसी, प्री असेसमेंट फॉर योर पेल्विक फ्लोर, आई थिंक इट इज़ मस्ट। हर फीमेल को पेल्विक फ्लोर को चेक कराना चाहिए। अगर वो मसल वीक है तो उसका स्ट्रेंथनिंग पहले से ही कर दो, पहले इसको स्ट्रॉन्ग कर दो, ताकि वो मसल इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि प्रेगनेंसी में वो आपको इशू ना दे। जो फीमेल इसको मिस कर देती है, वो फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम पे यूरिन लीकेज होना, या फिर उनका हेमरोइड्स हो जाना, पाइल्स हो जाना, या फिर नीचे की तरफ वेन्स का प्रेशराइज रहना, कॉक्सिडीनिया होना, या बैक पेन होना, और इवन ब्रीदिंग में इशू आना, पोस्चर सही ना रहना, ये बहुत कॉमन है। तो अगर किसी फीमेल को पहले से ट्रेन कर दिया गया हो, पहले से ही पता हो, तो वो ज़्यादा प्रिवेंटिव उसके ब्रेन में रहेगा, और वो सही पोस्चर, सही अर्गोनोमिक्स भी फॉलो करेगी, ताकि मसल पे ज़्यादा लोड ना है अननेसेसरी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी में भी थ्रू आउट
हम लोग पेल्विक फ्लोर मसल्स को एक्टिवेट कराते रहते हैं एज ए पेल्विक एरिया थेरेपिस्ट। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज सिर्फ पेन से तक ही सीमित नहीं है, फंक्शनल एक्टिविटीज़ में मसल्स का भी एक्टिव होना उतना ही ज़रूरी है। जो मसल हमेशा लोडेड है उस मसल को अनलोड करके उसको भी एक्टिवेट करके स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल में डालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पेशेंट के साथ। सो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, हम उनकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ताकि हमारी फीमेल को ये बैक पेन और यूरिन लीकेज जैसी दिक्कतें ज़्यादा ना हो। इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता उस टाइम पर, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि पहले से स्ट्रॉन्ग हो और उस टाइम पे आप इसको ज़्यादा केयर करो। तो ऐसा है। तो जैसे हमने देखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर घर में, जैसे हम हिंदू घर में तो ऐसा होता है कि भाई उनको भगवत गीता पढ़ने के लिए दे देते कि भाई आप पढ़ो, इससे अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को मिलाते हैं कि भाई पूरी डिलीवरी सही हो जाए। पर फीमेल मसल के बारे में तो लैक करती है, उनको कभी ये समझा ही नहीं कि अपने मसल का भी इतना ध्यान दो कि आगे चल के इतना प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि नहीं पता होता। और नहीं, इसके पीछे का रीज़न शायद वो फीमेल नहीं है जिसको नहीं पता है, उसके पीछे का रीज़न मैं हूँ या मेरे जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने अवेयरनेस क्रिएट ही नहीं की सोसाइटी के अंदर। हमने गायनेक को भी नहीं बताया कि हम ये मसल का स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है। अगर हम ये गायनेक को बताएं तो गायनेक हमको, वो प्रेग्नेंट फीमेल जिसको दिक्कत हो रही है, वो उस प्रेग्नेंट फीमेल को बता पाए कि भाई तुम फिजियोथेरेपी कराओ, ये मसल भी ज़रूरी है। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक हमारे ही प्रोफेशन से लैकिंग हुआ है, मुझसे, हमारे जैसे लोगों से ही लैकिंग हुआ है कि इसको नहीं समझ पाए और नहीं दे पाए सोसाइटी को। पर अभी हम लोग हैं, ग्लोबली अवेलेबल हैं। ट्रू, बहुत कम लोग ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपनी खामी को समझते हैं। ओके मैम, ये चीज़ थी कि ये तो चलो प्रेगनेंसी के बारे में हो गया। मेनोपॉज और ओबेसिटी में भी पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन वगैरह कुछ होता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ओबेसिटी मतलब आपके एब्डोमेन के अंदर हमेशा एक प्रेशर, एक भार रहना। ओबीज मतलब सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादा होती है, विजुअल और ये वाले ऑर्गन्स। सो विजुअल ओबेसिटी या सेंट्रल ओबेसिटी हम इसको टर्म यूज़ करते हैं। तो जैसे आप सोचो कि आपके यहाँ पे वेट है, तो वो वेट कहाँ पे जाने वाला है? नीचे जाने वाला है, नीचे की तरफ डिसेंड होगा। तो उसकी वजह से आपका पेल्विक फ्लोर हमेशा प्रेशराइज्ड रहता है। सिर्फ पेल्विक फ्लोर नहीं, पेल्विक फ्लोर मसल नहीं, वहाँ के जो ऑर्गन्स हैं, ब्लैडर है, आगे यूट्रस है, पीछे हमारा रेक्टम है, या फिर सोचो कि हमारा यूरेथ्रा है, या फिर वजाइना है, ये, या फिर हमारा एनल है, और पेल्विक फ्लोर सब नीचे की तरफ पुश्ड हैं ऑल द टाइम। तो ओबेसिटी तो एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है, जो एक बोझ, सोचो मेरे हाथों में एक एप्पल है और इन्हीं हाथों में अचानक से एक आप वाटरमेलन रख दोगे, तो मेरे हाथ की मसल्स थ्रू आउट उसको सपोर्ट करके रखने की कोशिश करेंगी, लेकिन उसको सपोर्ट करते करते एक दिन तो वीक हो ही जाएंगी ना। तो वही वीकनेस यहाँ पे ओबेसिटी की वजह से आती है। और दूसरा, ओबेसिटी तो ठीक है, दूसरा जो हमारा कहते हैं मेनोपॉज, ये मसल या हमारी पूरी बॉडी, जब हम फीमेल की बात करते हैं तो हार्मोन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारी बॉडी थ्रू आउट द लाइफ। प्यूबर्टी से लेके जब तक हम मेनोपॉज़ल, इवन जेरिएट्रिक, हमारी लाइफ में हार्मोन्स अप एंड डाउन प्ले करते रहते हैं। तो ये हार्मोन्स पेल्विक फ्लोर मसल को भी अफेक्ट करते हैं। तो जब तक अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, हार्मोन्स हैं जो ऑलरेडी कोई भी इंजरी होगी, कुछ भी, रिकवरी में हेल्प करेंगे। तो रिकवरी में हेल्प करेंगे हार्मोन्स, स्ट्रेंथनिंग में भी हेल्प करते हैं। लेकिन आफ्टर मेनोपॉज जब हमारे अच्छे हार्मोन, जो हमारे फेमिनाइन हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन जो होता है, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो हमारी लाइफ से धीरे धीरे डिमिनिश हो जाता है। तो जब वो हार्मोन चला जाएगा तो फिर वो मसल वीक ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रह पाती। तो हम लोगों को ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए कि हम बिफोर मेनोपॉज, वो हिट होने से पहले, हमारी मसल को मैक्सिमम 100% कोशिश करें कि वो स्ट्रेंथन रहे। उसके बाद जो चेंजेस आएंगे वो उसके बाद आएंगे। तो अब आपको वही बात है कि 50% वीकर मसल्स के साथ चेंजेस लेके आने हैं कि 100% स्ट्रॉन्गर मसल्स के साथ चेंजेस लेके आने हैं। तो जितनी फीमेल सेल्फ इंडिपेंडेंट अभी बहुत चल रहा है ना, उसके ऊपर फोकस करें तो उनको अपने पेल्विक मसल पे भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पेल्विक मसल पे भी। और जब एक आपने सही वर्ड बोला, सेल्फ इंडिपेंडेंट। जब हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हुए हैं तो सेल्फ इंडिपेंडेंस वर्ड फाइनेंशियली हुआ है और मेरे स्टेटस को कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन अभी भी मैं फिज़िकली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं अपने डिसीजन खुद के लिए नहीं लेती हूँ इतना जल्दी। मैं, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, वो छींकेगा भी तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाऊँगी, लेकिन मुझे यूरिन लीकेज रहेगा सालों तक, मैं अपने लिए कुछ नहीं करूँगी। तो मैं कहती हूँ कि फ़िज़िकल
इंडिपेंडेंस आना एक फ़ीमेल को, उस चीज़ को समझना सबसे बड़ी चीज़ है हम लोगों के लिए। वहाँ पे हम लोग लैकिंग हैं कि हम हमारी फ़िज़िकल इंडिपेंडेंस, हमारी फ़िज़िकल नीड, हमारी इम्पोर्टेंस, सेल्फ हेल्थ की इम्पोर्टेंस को नहीं कर पा रहे हैं इतना फोकस, तो वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैम, पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन में मेल में क्या प्रॉब्लम या सिम्टम्स दिखते हैं? मेल में आप सोचो कि एक तो ओबेसिटी की वजह से मसल्स वीक हो जाती हैं, तो सबसे बड़ा जो मुझे पता है वो है पाइल्स का होना, पाइल्स और हेमरॉइड्स। सो जितने लोगों को ओबेसिटी ज़्यादा है या कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है मेल को, वहाँ पे 80% लोगों को पाइल्स और हेमरॉइड्स की दिक्कत आती है। तो 80% बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है, इतने सारे लोगों को ये दिक्कत होना। और पाइल्स और हेमरॉइड्स में जिस फीमेल ने प्रेगनेंसी या बच्चा डिलीवर किया है थ्रू वजाना, उसकी भी ये इशू है, लेकिन मेल को ये ज़्यादा है, पाइल्स और हेमरॉइड। दूसरा सेक्सुअल हेल्थ इशू में अगर मैं आपको दूसरा कि पेल्विक पेन, मेल को पेल्विक रीजन में पेन और टेंशन रहना, क्योंकि उसकी एक तो बोन्स वहाँ पे नैरो होती हैं, थोड़ा सा इलोंगेटेड नैरो स्ट्रक्चर होता है, और टेंशन उसमें पेल्विक रीजन में ज़्यादा होती है मेल को। और पेल्विक पेन, क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम, ये ज़्यादा रहता है। और तीसरा मैं बोलती हूँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वो भी एक बहुत ही कॉमन इशू है जो मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और तीसरा मैं बोलूँगी कि प्रोस्टेट हेल्थ इश्यूज़ का आना। तो प्रोस्टेट हेल्थ इश्यूज़ के अलग से भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का रीज़न सिर्फ पेल्विक फ्लोर नहीं है, उसके अलावा भी 3 अलग रीज़न है, लेकिन 4 रीज़न में से एक पेल्विक फ्लोर है। ऐसे ही प्रोस्टेट हेल्थ के भी जितने भी रीज़न है उसमें से एक पेल्विक फ्लोर है। तो पेल्विक फ्लोर का स्ट्रॉन्ग होना मेल को प्रोस्टेट हेल्थ में सपोर्ट करता है, उसको मेंटेन करने में, उसकी सेक्सुअल हेल्थ मेंटेन करने में, उसकी कंटिनेंस हेल्थ मेंटेन करने में, ब्लैडर की और बाउल हेल्थ मेंटेन करने में। तो ये चारों में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले। मेल का भी प्रॉब्लम है कि उन्होंने भी इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया है कि भाई इतने सारे रीज़न में, जैसे मैंने अभी मुझे पता चला कि हेमरॉइड्स का भी एक रीज़न 80% केसेस में ये है, तो दैट इज़ न्यू फॉर मी ऑल्सो। क्योंकि मसल क्या है ना, स्क्वीज़ करती हैं, जितना वो स्क्वीज़ करके कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वो ऊपर वीनस कंप्रेशन करती हैं, जितना कंप्रेशन वीनस करेंगी तो वेन्स एम्प्टी होकर ऊपर हार्ट तक रिटर्न करेंगी ब्लड को। अगर मसल वीक हो जाएंगी तो वीनस रिटर्न नहीं कर पाएंगी, कंप्रेस नहीं कर पाएंगी, रिटर्न नहीं होगा, तो वो नीचे की तरफ प्रोट्रूडिंग होती जाएंगी। और पाइल्स और हेमरॉइड्स का ये तो रीज़न होता है, प्रोट्रूजन ऑफ योर वेन्स, यही तो पाइल्स और हेमरॉइड्स हैं। मैम, पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन के अर्लीस्ट साइंस क्या है, मतलब कैसे सिम्टम्स हैं वो पता चले कि हाँ हमें ये है, पीएफडी है? अगर बहुत कॉमन जो मैं बताती हूँ आपको, अगर आपको छींकते हुए, खांसते हुए यूरिन लीक हो जाता है, तो ये आपका सबसे पहला सिम्टम है कि मसल अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है पकड़ने का। लोग ये तो बोलते हैं ये तो होता ही है, तो नॉर्मल है। नहीं, वो नॉर्मल नहीं है, वो कॉमन है, वो नॉर्मल नहीं है। मसल्स वीक हैं तभी पकड़ नहीं पा रही हैं यूरेथ्रा को, और यूरेथ्रा वो यूरिन बाहर आ जाता है। सबसे पहले तो यही है। और दूसरा है कॉन्स्टिपेशन का रहना। अगर आप, और दूसरा कॉन्स्टिपेशन नहीं बोलूँगी मैं, दूसरा बोलूँगी सेक्सुअल पेन। अगर किसी भी फीमेल को कोई भी दर्द रहता है सेक्स करते हुए, तो वो भी एक सिम्टम है कि आपकी मसल्स टाइट हैं या मसल्स रिलैक्स नहीं है नीचे की। और या कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स भी। तो मैम, कैसी कैसी मोडालिटीज़ है और क्या क्या नॉन इन्वेजिव मेथड जिनसे आप डायग्नोस करते हो कि इसके पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन है या मसल वीक है? ऐसा नॉन इन्वेजिव मेथड की अगर आप बात करें तो हमारे पास EMG बायोफीडबैक डिवाइस होती है, तो उसमें लाइक थोड़ा सा ही एक्सपोजर होता है, एरिया को पूरा एक्सपोज नहीं करते, और EMG इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे लगा के मसल की एक्टिविटी को हम नोट डाउन करते हैं स्क्रीन के ऊपर। उससे पता लग जाता है कि मसल कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है। दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है, थेरेपेटिक, जैसे हमारा थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड होता है, ऐसे डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड जो जितने भी गायनिक्स हैं वो यूज़ करते हैं स्कैनिंग के लिए, वो सेम अल्ट्रासाउंड सुप्राप्यूबिकली आप मतलब असेसमेंट में पता लग जाता है कि मसल की क्लोजिंग कैपेसिटी क्या है, तो सुप्राप्यूबिक अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो EMG और सुप्राप्यूबिक अल्ट्रासाउंड। तीसरा हम लोग पता लगा, हम जो ज़्यादा एक्सपर्ट है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है, वो पोस्चर देख के भी बता देता है इंसान को कि इस केस में क्या हो सकता है, क्या चांसेस हैं। अगर किसी का, हमारे छोटा सा सिंपल यहाँ पे एंगल्स होते हैं, ठीक है, नैरो एंगल होते हैं, तो इंफ्रास्टर्नल एंगल हम लोग चेक करते हैं। जैसे वो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, अगर वो 90 डिग्री नहीं है, वो या तो उससे कम है या फिर उससे ज़्यादा है, तो क्या होगा, उस हिसाब से आपका एब्डोमिनल प्रेशर को हमेशा मेंटेन करके रखेगा, और उस
एक्स्ट्रा एब्डोमेन प्रेशर की वजह से पेल्विक फ्लोर लोडेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम वैसे तो सबसे बड़ा है कि EMG करें या फिर अल्ट्रासाउंड करें जो नॉन इन्वेजिव मेथड है, और या फिर पोस्चर को चेक करें या फिर उसके एंगल्स को चेक करें और कौन कौन सी ओबेसिटी है कि नहीं, हिस्ट्री उसका डिटेल हिस्ट्री चेक टेकिंग फ्रॉम द पेशेंट, ये सारी चीज़ें के हिसाब से हम लोग जाते हैं ये नॉन इन्वेजिवली। इन्वेजिवली अगर आप मुझसे पूछोगे तो अलग ही दुनिया है उसकी। तो जहाँ तक हमने सुना है कि आप किसी भी चीज़ को देख के तभी बता सकते हो जब वो चीज़ आपके ब्लड में चली गई हो, और आप सिर्फ पोस्चर देख के ही ये अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप रियली इसमें एक्सपर्ट हो या आपने इसमें बहुत सारा रिसर्च किया हो या आप दिल से इसको फॉलो कर रहे हो। मैं तो जीती हूँ पेल्विक फ्लोर। वाह। तो इसमें थोड़ी इन्वेजिव मेथड भी क्या क्या है वो? इन्वेजिव मेथड सबसे बेस्ट जो टूल है इन्वेजिव मेथड के लिए, वैसे देखा जाए तो एज ए थेरेपिस्ट हमारी फिंगर्स होती हैं हमारे कुछ ऐसे, जैसे कि आपने ऑक्सफर्ड MMT स्केल सुना होगा, बॉडी की फिटनेस को स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए एक स्केल्स होते हैं। ऐसे हम फिंगर से बाय इंसर्टिंग आवर फिंगर ट्रांस वजाइनली फीमेल के अंदर और ट्रांस रेक्टली मेल के एनस के अंदर हमारी 1.5 नक्कल फिंगर इंसर्ट करके पेशेंट को बोलते हैं कि आप इसको स्क्वीज करो, और जो उसकी स्क्वीजिंग कैपेसिटी है उससे हमको पता लगता है कि पेशेंट स्क्वीज कर पा रहा है या स्क्वीज के साथ साथ सिर्फ स्क्वीज है या कि उसके साथ साथ अपवर्ड मूवमेंट भी है, लिफ्ट भी है या इनवर्ड मूवमेंट भी। 3 एक्टिविटी पे हम ध्यान रखते हैं क्योंकि मसल 3 काम करती है। मसल स्क्वीज करती है तो हम स्क्वीजिंग पकड़ते हैं हमारी फिंगर पे, मसल ऊपर खींचती है तो हम ऊपर अपवर्ड लिफ्ट को चेक करते हैं, और इनवर्ड अंदर की तरफ खींचती है तो इनवर्ड मूवमेंट को हम चेक करते हैं फिंगर पे। तो ये इन्वेजिव मेथड में आता है फिंगर असेसमेंट। और दूसरा एक टूल भी है जिसको हम पेरिनियोमीटर कहते हैं। सो पेरिनियोमीटर डॉक्टर कीगल का इन्वेंशन है उस टाइम पे। तो पेरिनियोमीटर एक प्रेशर बायोफीडबैक डिवाइस है, उसका प्रॉब होता है आगे इतना सा, उसके ऊपर हम एक प्रोटेक्टिव शील्ड डालते हैं जिससे कॉन्डम यूज़ करते हैं एज अ प्रोटेक्शन, एंड देन वी इंसर्ट दैट इनसाइड द वजाइना और इनसाइड द एनस। एनल प्रॉब भी होते हैं, वजाइनल प्रॉब भी होते हैं एज पर द साइजेस। तो वो हम इंसर्ट करते हैं और फिर हम फीमेल को बोलते हैं कि क्या आप इसको फील कर पा रहे हो, अगर हाँ तो पेशेंट को बोलते हैं कि नाउ आप इसको स्क्वीज करो। जैसे फीमेल उसको स्क्वीज करती है तो प्रेशर जो होता है वो सीधा स्पायरोमीटर में आता है और वो निडल वहाँ पे मूव होती है। तो हम पेशेंट को बता पाते हैं देखो आप निडल को मूव कर पा रहे हो या कि निडल को मूव नहीं कर पा रहे हो, इस तरीके से। और कुछ इलेक्ट्रिकल या EMG भी होती हैं ट्रांस वजाइनल, वो भी नॉन इन्वेजिव मेथड हैं। तो बहुत अच्छा तरीके से हम लोग पेशेंट का कंप्लीट असेसमेंट लेते हैं, और असेसमेंट सिर्फ आधा घंटा या 15 मिनट या 10 मिनट में नहीं होता, 1 से 1.5 घंटा लगता है असेसमेंट करते हुए। तो बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है एक्चुअली जो हम फॉलो करते हैं। उसी के बाद हम बता पाएंगे कि हम आपको कितना हेल्प कर पाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको रेफ़र करेंगे, और अगर हम आपको हेल्प कर पाए तो हम आपको बता पाएंगे कि ऐसे ऐसे ये जाएगा। और फिर प्रिवेंटिव घर पे उसको कैसे बचाना है, घर पे क्या नहीं करना है जो इसको और वीक कर रहा है, या घर पे ऐसा क्या कर सकते हो जिससे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ये सारी चीज़ों पे भी बात करते हैं। दूसरी बार ये वर्ड मैंने सुना कीगल, अगर ये वर्ड ही ना होता तो ये पूरा जितना आपने रिसर्च किया है या इतना किया है वो ही ना आता या लोगों को बता भी ना सकते। तो ये कीगल के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। डॉक्टर कीगल आई थिंक मैं कहती हूँ कि ही इज़ द फादर ऑफ पेल्विक फ्लोर। तो वही तो थे जो पहली बार, उससे पहले भी कीगल के बारे में एक लेडी थी उन्होंने बोला था, लेकिन डॉक्टर कीगल एक गायनोकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने इस चीज़ को 1949 में पब्लिश किया था, कीगल एक्सरसाइज। उसको उन्होंने इस एक्सरसाइज को अपना नाम दिया था, नाम उनका था डॉक्टर कीगल, तो इस एक्सरसाइज को ही उन्होंने अपना नाम दे दिया था। तो हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट को तो बहुत बड़ा देन है डॉक्टर कीगल का कि ये एक्सरसाइज आई, कहीं ना कहीं उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस में इसका प्रचार किया या इसको बताया, तो डॉक्टर्स इसको जाने कि भाई चलो यहाँ पे मसल हैं अंदर और उस मसल को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, उसके लिए एक्सरसाइजेज हैं। वहाँ से होते होते हमको पता लगा, लेकिन आज तक यहाँ तक आते आते हमको ये पता है कि पेल्विक फ्लोर, हमको नहीं हर एक मेडिकल फ्रेटर्निटी को पता है कि पेल्विक फ्लोर का डिसफंक्शन है तो आप कीगल एक्सरसाइज करो, यूरिन लीकेज है तो आप कीगल एक्सरसाइज करो। तो डॉक्टर कीगल ने बोला था कि यूरिन लीकेज है तो कीगल एक्सरसाइज करो, लेकिन वो चीज़ आते आते यहाँ तक आ गई है कि आज लोग कहते हैं कि कोई भी पेल्विक फ्लोर का डिसफंक्शन है तो आप कीगल एक्सरसाइज करो। लेकिन ये अगेन गलत है, क्योंकि कोई भी पेल्विक फ्लोर का डिसफंक्शन हो तो आप कीगल नहीं कर सकते। कीगल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग करना मसल को, स्ट्रेंथन करना मसल को। अगर वीकनेस है तो जहाँ पे मसल वीक है वहाँ पे आप कीगल एक्सरसाइज करो, स्क्वीज़ करो उसको। लेकिन जहाँ पे मसल पहले से ही टाइट है
उसको आप स्क्वीज़ करके लिफ्ट नहीं कर सकते। तो हमको ये एक थिन लाइन है, पहले ये देखना पड़ता है कि मसल टाइट है कि वीक है। अगर मसल टाइट है तो उसका कैसे पता लगेगा कि आपकी मसल टाइट है? अगर आपको यूरिन पास करते हुए दर्द हो रहा है, अगर आपको सेक्स करते हुए दर्द हो रहा है, अगर आपको साइकिल पे बैठते हुए दर्द हो रहा है, अगर आपको स्टूल पास करते हुए दर्द हो रहा है, आपको बैक पेन रहता है, तो आपकी मसल टाइट है। तो उस टाइम पे आपको कीगल बिल्कुल नहीं करना है, उसको रिलैक्स करेंगे। तो रिवर्स कर दो कीगल को, तो उसको स्क्वीज़ करने की जगह पे उसको रिलैक्स कर दो। तो स्टॉप कीगल, डू रिवर्स कीगल और रिवर्स द कीगल। और जहाँ पे मसल आप यूरिन पास नहीं कर यूरिन आपका लीक हो रहा है, स्टूल आपका लीक हो रहा है, सेक्स नहीं हो पा रहा, आप फील नहीं कर पा रहे हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो इसका मतलब मसल्स वीक हैं, वहाँ पे आप कीगल करो। तो कीगल हमारे लिए मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक गेम चेंजर है, मेरे लिए तो भगवान ही मैं बोलूँगी उनको। और क्योंकि वो नहीं होते तो आज शायद इतना ये चीज़ इतनी ज़्यादा सबको नहीं पता लग, ग्लोबली लोग जानते हैं कीगल को। अगर मैं आज पेल्विक फ्लोर के बारे में मैं बताना चाहूँ तो शायद इतना वास्ट रीच मेरा नहीं हो पाएगा जितना ऑलरेडी डॉक्टर कीगल ने कर दिया है। तो हमारे लिए उन्होंने रास्ता ईजी कर दिया है हम लोगों के लिए। और क्या न्यू एडवांसेस है पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन के लिए ट्रीट करने के लिए? ट्रीट के लिए आजकल तो बहुत अच्छा है। आजकल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेयर ऐसे थेरेपीज़ आ गई हैं, ऐसे एमसेला चेयर आपने देखा होगा, ऐसी चेयर होती है। तो आप आपको कपड़े निकालने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट गो एंड सिट ऑन द चेयर। 100% इफेक्टिव नहीं होती हैं, कुछ कुछ केसेस में इफेक्ट करती हैं वो, या इफेक्टिव होती हैं। पर लाइक बहुत सारी EMG बायोफीडबैक्स हैं, ट्रांस वजाइनल स्टिमुलेटर्स हैं, कीगल बॉल्स आ गई हैं, स्ट्रेंथनिंग के डिफरेंट टूल्स आ गए हैं। सो रिंग्स हैं अंदर, जो स्ट्रेंथनिंग रिंग्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल। तो EMG बायोफीडबैक, पेरिनियोमीटर और एडवांस पेरिनियोमीटर, वाइब्रेटर्स हम लोगों के पास होते हैं, पेरिनियल वाइब्रेटर्स होते हैं, ट्रांस वजाइनल वाइब्रेटर्स होते हैं जो मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। उसके अलावा ये कीगल एक्सरसाइजर चेयर्स आ गई हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेयर आ गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल तो इसका हमारे पास। हो सकता है फ्यूचर में हमें आपका भी कोई एक इन्वेंशन या मेथड मिले। बिल्कुल मिलेगा, मिलने ही वाला है बहुत जल्दी। फ्लोर को ट्रीट कर डेफिनेटली बिल्कुल मिलेगा। चलो मैम, ये चीज़ें हुई कि जिसमें हमें पता है कि मसल ऑलरेडी वीक है, मतलब डिसीज़ हमें पता है कि यहाँ पर है और हम उसको ठीक कर रहे हैं। बहुत से केसेस जैसे आपने बताया कि मेंटल हेल्थ या मेंटल ट्रॉमा की वजह से पेल्विक पेन रहता है, तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो? हाँ, ये तो एक्चुअली एक कंडीशन है, उसका नाम मैं बोलती हूँ वैजिनिस्मस कहते हैं उसको। वैजिनिस्मस का मतलब होता है कि वजाइना के आसपास के मसल्स का स्पाज़म हो जाना। तो अगर ये मसल स्पाज़म होती है तो पेल्विक फ्लोर मसल ही है वो मसल को स्पाज़म होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है आप किसी भी फीमेल का पास्ट एक्सपीरियंस। तो पास्ट एक्सपीरियंस मतलब उस एरिया में वो पास्ट एक्सपीरियंस ये भी हो सकता है कि सोसाइटी ने उसको बोला हो कि इस एरिया को टच नहीं करना, ये गंदा एरिया है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि डोंट टच, गंदा गंदा। तो ये जो गंदा गंदा वर्ड सुनते सुनते ब्रेन उसके लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कहीं ना कहीं बाउंड करते हैं कि इसको रिलैक्स नहीं करना, इसको हमेशा मत छुओ, टेंस टाइट। तो ये एक रीज़न होता है कि सोसाइटी ने आपको क्या सिखाया, या घर पे बताया जाता है कि आपको कोई बात करनी है ना तो इतना खुल के आप बात नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते अपने पेरेंट्स से। वो माहौल हम लोगों को पहले नहीं मिलता था। हमको जो भी सीखना पड़ता था वो हमारे अपने आप ही सीखते थे हम लोग, हमको कोई समझाता नहीं था। तो वहाँ पर वो जो अनलैकिंग वाली इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसकी चलते चलते एक्सपेरिमेंटल एज में कुछ ना कुछ लड़कियाँ या लड़के गलतियाँ बैठते हैं, जिनकी वजह से भी उनके पेल्विक फ्लोर में कहीं ना कहीं टेंशन या इंजरी रह जाती है। उसके अलावा होता है फिज़िकली कि आपकी लाइफ में हार्मोन्स का सही ना होना। जैसे मैंने कहा ईस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईस्ट्रोजन लैक करेगा आपकी लाइफ में, जैसे जिसको PCOD है, अभी 40% फीमेल को आजकल PCOD है, तो जहाँ पे भी ईस्ट्रोजन डाउन जाएगा तो मसल्स में क्या होगा, वो मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो मसल या नीचे का पूरा भाग सूखा सूखा रहता है, ड्राई रहता है। लुब्रिकेशन का इशू होता है फीमेल को, तो वो भी टेंस करता है ज़्यादा उस एरिया को ना, क्योंकि लुब्रिकेटेड नहीं है, ड्राई है आपका एरिया। तो ऐसे में हेल्थ कंडीशंस भी होती हैं, या आप ऐसी कंडीशन है आपको जिसकी वजह से आप कुछ मेडिसिन ले रहे हो और वो मेडिसिन आपको नीचे अफेक्ट कर रही है या पूरी बॉडी को ड्राई कर रही है, वो भी आपकी मसल्स को ड्राई करता है। तो हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। उसके अलावा होता है आपका रिलेशनशिप, पास्ट रिलेशनशिप कैसे रहे हैं। अगर सोचो कि किसी लड़की का जो रिलेशनशिप उसके हस्बैंड के साथ रहा है, उसके पार्टनर के साथ रहा है, उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहा है, वो अच्छा ना रहा हो, एक्सपीरियंस एब्यूजिव रहा हो रिलेशनशिप, तो एब्यूजिव रहने की वजह से भी उसकी पेल्विक फ्लोर मसल्स
टाइटनेस में चली जाती हैं, या किसी फीमेल के साथ ऐसे एपिसोड्स हुए हों जो बहुत कॉमन है चाइल्डहुड में, कि आपको किसी ने छेड़ दिया हो, सेक्सुअल अब्यूज़ किया हो, किसी ने टच कर दिया हो आपके प्राइवेट एरिया को जो आपको अच्छा ना लगा हो, आपकी विश के अगेंस्ट किसी ने टच कर दिया हो, तो मसल अचानक से स्पाज़म में, जैसे हम आंखों के पास कुछ आएगा तो हम कैसे बंद कर लेते हैं, तो मसल को ये बंद करने की आदत पड़ जाती है, प्रोटेक्टिव गार्डिंग में आ जाती है मसल। तो ऐसे बहुत रीजंस हैं जिसकी वजह से वो मसल स्पाज़म में जाते हैं और हम उसको कहते हैं वैजिनिस्मस। अब जब ये केसेस हमारे पास आते हैं, ये फीमेल सेक्सुअली इंटरकोर्स नहीं कर पाती, ये टच ही नहीं कर पाती, 9 साल हो गए शादी को, 14 साल हो गए शादी को, ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं। अब जब वो फीमेल हमारे पास आती है तो हम लोगों के लिए शुरू में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो एक दिन की या एक महीने की प्रॉब्लम नहीं है, वो लाइफ की प्रॉब्लम है जो उसको अफेक्ट कर रही है। उसके मेंटल हेल्थ को कुछ किसी चीज़ ने अफेक्ट किया है, उसकी वजह से मसल पूरी टाइट है। तो यहाँ पे हम लोग जो काम करते हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन हम लोगों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि हम सबसे पहले तो उसके साथ एज अ मिरर होके बात करते हैं कि आप हमारे साथ वो सब शेयर करने की कोशिश करो। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरा कंसेंट, हम किसी भी फीमेल को उसके कंसेंट के अलावा ना तो उनसे बात करते हैं, ना ही हम उसको टच करते हैं जब तक वो कंसेंट नहीं देती। उसका कंसेंट भी पूरा सेल्फ वो ओपन होनी चाहिए, वो उसको सोचना है कि क्या ये मुझे करना है। अगर वो हाँ कहती है तो ही वी विल प्रोसीड फर्दर, अगर वो ना कहती है तो हम उसकी बातें ही करेंगे, अभी उसके साथ उसको टच नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारा बहुत ही एक ट्रॉमा सेंटर्ड केयर के हिसाब से हम उसको देखते हैं कि उसके ट्रॉमा, जो मेंटली ट्रॉमा है या जो भी ट्रॉमा उसको हुआ है, पहले उसको हील किया जाए। उसके बाद धीरे धीरे जब वो कंसेंट देगी तो हम उसको उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। यहाँ पे मसल्स को, पेल्विक फ्लोर मसल्स को रिलैक्स करें, बॉडी की मसल्स को रिलैक्स करें और ब्रेन को भी रिलैक्स करें। आजकल जो लोग कई बार गलती करते हैं, जो मैंने मेरे पेशेंट्स में देखा है, कि वो काउंसिल करते हैं कि सेक्स में पेन तो होता है, इट इज़ नॉर्मल। तो ऐसे काउंसिल नहीं करना है। उसको पेन हो रहा है, उसके ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि पेन हो रहा है तो इट्स ओके कर लो आप सेक्स करते हुए पेन होता है, हम ये नहीं कह सकते। सेक्स इज़ नॉट अ पेनफुल एक्टिविटी, इट्स अ प्लेजरेबल एक्टिविटी। वो उसको प्लेजर नहीं दे रहा है, वो उसको पेन दे रहा है, तो वो नहीं करेगी वो। तो हमको उसको काउंसिल नहीं करना है अननेसेसरी। और हाँ, हमको उसको एजुकेट करना है कि नॉर्मल, मुझे सेक्स करते हुए कभी दर्द नहीं हुआ तो मैं नॉर्मल हूँ, आपको सेक्स करते हुए दर्द हो रहा है तो कुछ तो दिक्कत है। अब वो कहाँ है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसे हमारा इसमें जाता है। तो बहुत सारे सोशल टैबूस को भी आपको रिमूव करने पड़ते हैं। हमारे कई बार बहुत शुरू में लड़की के साथ बातें ही चलती रहती हैं, 8-8 10-10 सेशन, 1-1 घंटा ऐसे हम सिर्फ बातें ही करते हैं। एंड देन उसको लगता है कि अब हाँ, उसको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, अब वो मुझे अलाउ करेगी धीरे धीरे। और वो भी अलाउ पेरिनियम पे नहीं करेगी, वो अपने कपड़े नहीं उतारेगी, वो अभी आपको वो बोलेगी कि ठीक है, मुझे बाहर से कैसे रिलैक्स कर सकते हो। तो उसके बॉडी, पूरा होल बॉडी रिलैक्सेशन पे जाते हैं हम लोग, पहले उसको रिलैक्स करते हैं, फिर पेल्विक फ्लोर पे धीरे धीरे आते हैं, जब वो हमको बोलेगी कि हाँ शी इज़ कम्फर्टेबल। उसका कम्फर्टेबल होना ज़रूरी है। तो मैम, ये सारी मॉडलिटीज़ में जो आपने बोला चेयर्स वगैरह है, तो क्या कोई वेरिएबल पेल्विक ट्रेनर्स या ऐसी कुछ चीज़ें जो वेरिएबल पेल्विक एक्टिवेटर्स होते हैं, जो वाइब्रेटर बेस्ड होते हैं, सेंसर बेस्ड होते हैं। ऐसे पेल्विक बेल्ट होती हैं जो लोग पहनते हैं, जैसे कि हमारा अंडरवियर होता है ना, तो ऐसे ही बेल्ट्स पहनते हैं वो लोग, और आजकल हैं और काफ़ी इफेक्टिव हैं वो लोग। सो इट्स काइंड ऑफ, जो लोग जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो एवरीडे पेशेंट क्लिनिक पे नहीं जा सकते, तो वी रिकमेंड देम टू यूज़ दैट एट होम, दे आर वेरी इफेक्टिव। तो जो बायोफीडबैक डिवाइसेस है वो यही सब है। बायोफीडबैक जो आपको कुछ सेंसेशन ब्रेन को दे दे, वही बायोफीडबैक है। मैम, हमने पेल्विक फ्लोर के बारे में इतना सब कुछ जाना है, तो इस पेल्विक हेल्थ फिजियोथेरेपी को कैसे हम सबके लिए इजीली एक्सेसिबल बना सकते हैं और कैसे उसको अफोर्डेबल बना सकते हैं? एक्सेसिबल तो देखिए, अभी जिस भी इंसान को ये लगता है कि उसको ऐसा कोई भी इशू हो रहा होगा, या स्नीजिंग करते हुए, छींकते हुए उसको यूरिन पास हो जाता है, या उसको लगता है कि उसको दिक्कत है, या वो सिर्फ असेस कराना चाहता है, तो किसी भी फिजियोथेरेपी सेंटर में आप चले जाओ, वो उन सबको अभी पता है, दे आर ट्रेंड इन टू पेल्विक हेल्थ। सो ये एक्सेसिबल अभी हो चुका है, अभी हमारी सोसाइटी को पता है, सब ट्रेंड हैं थेरेपिस्ट। सो एक्सेसिबल तो ये है। अफोर्डेबल की बात करते हैं तो हाँ, इसको अफोर्डेबल हम ऐसे बना सकते हैं कि आप एक असेसमेंट सेशन करा लो
आप ये देख लो कि आपकी मसल का स्टेटस क्या है, वो ओवर टाइट है या ओवर वीक है या वो नॉर्मल है। अगर वो नॉर्मल है तो उसको मेंटेनेंस वाला जो पूरा प्रोटोकॉल है आपका फिजियोथेरेपिस्ट लिख के दे देगा कि घर पे आपको बस ये कंटिन्यू करते रहना है, उससे आपका ठीक रहेगा। अगर वो ओवर टाइट है तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको ऐसी एक्सरसाइजेज सिखा देगा जो घर जाके आप एवरीडे के रूटीन में प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे मसल रिलैक्स हो सकती हैं। और आफ्टर 1 हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद आप आके दोबारा से रीअसेसमेंट करा लो कि भाई आपका काम, आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो ठीक है कि नहीं। और अगर मसल्स ओवर वीक हैं, लूज़ हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको कीगल एक्सरसाइज सिखाएगा, और जो एक कीगल एक्सरसाइज वो सिखाएगा वो आप घर पे एवरीडे प्रैक्टिस करो रूटीन में, और आफ्टर 15 डेज दोबारा से असेसमेंट के लिए चले जाओ तो अफोर्डेबल हो जाएगा आपके लिए। और छोटी छोटी सी चीज़ें भी होती हैं जो हम उनको सजेस्ट करते हैं घर पे यूज़ करने के लिए, उसको और अफोर्डेबल बनाने। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये करने के लिए हम हर बार उसी जगह पे जाना है, हम एक्सरसाइज सीख के घर पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं, हमारा फोकस ये है कि आप सिर्फ इसको असेस करके उसका स्टेटस जान के उसके हिसाब से घर पे करो उसको। तो मैम क्या क्या ऐसी सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम डेली अपने रूटीन प्रैक्टिसेस में डाल सकते हैं जिससे हमारा पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन होना रुक जाए या डिले हो? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट हम शुरुआत करते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, तो जब आप उठते हो और सबसे पहले अगर आप शावर लेने जाते हो या उससे पहले आप स्टूल पास करते हो, तो स्टूल पास करते हुए खास ध्यान रखना है कि हो सके तो इंडियन टॉयलेट यूज़ करो, लेकिन इंडियन टॉयलेट भी उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिसकी बहुत ज़्यादा वीक पेल्विक फ्लोर है। तो अभी क्या करना है कि सबके घर पे कमोड हैं, वेस्टर्न टॉयलेट है, तो वेस्टर्न टॉयलेट पे हम जाके सीधा ऐसे बैठ जाते हैं, तो ये रॉन्ग तरीका है बैठने का। तो वो टॉयलेट के जो सही ट्रेनिंग है वो हमको सब लोगों को देनी चाहिए कि जब आप बैठे हो तो आपकी टॉयलेट सीट नीचे होनी चाहिए, थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए, ताकि आपका हिप का लेवल ऊपर आए ऐसे। या फिर अगर वो नहीं है तो स्टूल रखो, स्टूल के ऊपर पैर रखो और इसको ऊपर रख के बैठो। तो जितना आप ऐसे बैठोगे और धीरे से आगे की तरफ खिसक जाओ, जब आप आगे खिसकोगे तो आगे खिसकने से आपके एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो प्रेस करेंगे आपके स्टूल को नीचे की तरफ पुश करेंगे, और जैसे आपने इसको ऊपर किया तो आराम से ग्रेविटी इसको नीचे खींच लेगी। तो किसी भी इंसान को एक्स्ट्रा वाला प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वॉइडिंग जो फोर्स है वो नहीं लगाना है, उसकी जगह पे एक सही पोस्चर ले लो टॉयलेट करते हुए। तो सबसे पहला तो है टॉयलेट ट्रेनिंग। हर एक इंसान को, हमारे घर में जितने टॉयलेट्स हैं उतने मतलब बाथरूम के अंदर एक फुट रेस्ट होना ही चाहिए, जिस पे चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो अपने पैर रखे, थोड़ा आगे की तरफ आए ताकि मसल रिलैक्स हो जाए, क्योंकि आप स्टूल पास करना चाहते हो। और ऐसे ही यही चीज़ आप फॉलो कर सकते हो ड्यूरिंग यूरिनेशन भी। तो मसल ऑटोमेटिकली रिलैक्स योर मसल्स फर्स्ट, तो वो अननेसेसरी टेंस ना रहें और स्टूल आराम से आपका डिसेंड हो जाए। तो अगर स्टूल पूरा पास हो जाएगा तो आपको बार बार टॉयलेट भी नहीं जाना पड़ेगा उसको। अदरवाइज कई बार ना इनकम्प्लीट एम्प्टिंग की फीलिंग रह जाती है कि पूरा भी पास नहीं कर पाए, तो वो फीलिंग भी नहीं आएगी अगर आप इस पोजीशन में करोगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो टॉयलेट हैबिट्स आप सीखो, सही टॉयलेट हैबिट्स। दूसरा, अननेसेसरली अपने आप ने वॉशरूम को या आपका यूरिन है या फिर स्टूल है उसको अननेसेसरली होल्ड नहीं करना है। जब आपको लगता है कि अर्ज आ गई है, अगर आप यूज़ कर सकते हो तो यूज़ कर लो, डोंट अननेसेसरली डिले देम। और दूसरा, ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है। आपको लगता है कि चलो मैं बाहर जा रही हूँ तो यूरिन पास करके जाती हूँ, तो ये अननेसेसरली आपकी ब्लैडर, ब्रेन और ब्लैडर के कनेक्शन को वीक करती है, नर्व्स को वीक करती हैं। इसमें अर्जेंसी वाली इश्यूज़ आते हैं फ्यूचर में। तो आपको वो टाइमली अवॉइड करना है। और एक फ़ीमेल को नॉर्मली 6 to 8 टाइम्स यूरिन पास करना चाहिए एक दिन के अंदर, और मेल को 5 to 7 टाइम्स। अगर आप 2 या 3 बार यूरिन पास कर रहे हो तो वो सही नहीं है आपकी बॉडी के लिए, और अगर आप 10 बार यूरिन पास कर रहे हो तो वो भी सही नहीं है, आप ओवर यूज़ कर रहे हो। जितना आप ओवर यूज़ करोगे मसल्स वीक हो जाएंगे। और हाइड्रेशन का ज़्यादा ध्यान रखो कि पानी पीते रहो, आपकी अच्छी सी एम्प्टिंग रहे, अच्छा सा हाइड्रेशन रहे बॉडी के अंदर। तो ना ही स्टूल को होल्ड करना है, ना ही उसको यूरिन को होल्ड करना, ना ही अननेसेसरली अवॉइड करना है। तीसरा, हो सके तो इवन दैट जो हम टंग क्लीन करते हैं बाथरूम के अंदर, तो जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो, तो टंग क्लीन करते हुए भी आपका नीचे का प्रेशर बढ़ता है पेल्विक फ्लोर को। अचानक से कई फीमेल को वो यूरिन भी लीक हो जाता है। इसको थोड़ा ध्यान रखो कि अगर आपको ऐसा कुछ भी हो कि आपको यूरिन लीकेज का दिक्कत है तो आप बैठ के टंग क्लीन करो इंस्टेड ऑफ खड़े होकर टंग क्लीन करना।
और धीरे धीरे एक वाटर जो स्टिमुलस है, तो वाटर के साथ एक रिलेशनशिप बहुत हमारा ब्रेन का इंपॉर्टेंट है कि क्या वाटर का जो साउंड है या वाटर या पानी है आपकी बॉडी पर टच कर रहा है, वो जो साउंड है उससे आपका ब्लड का क्या क्या ट्रिगर हो रहा है। अगर आपको बार बार लगता है कि जैसे वाटर का साउंड सुनना आपको लगता है कि आपको यूरिन पास करने जाना है, तो वो इशू है, उसका ट्रीटमेंट है, इसको नॉर्मल मत रखो। आज ये आप शायद 25-30 साल के होंगे, आपको इतना अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आने वाले 20 साल के बाद ये वाटर का साउंड आपको इतना अफेक्ट करेगा कि शायद आपको हर 1 घंटे में यूरिन पास करने जाना पड़े। आपकी नर्व्स इतने वीक हो सकती हैं। तो अर्जेंसी, तो अपने ट्रिगर्स को पहचानो। अगर आप कहीं से जा रहे हो, टॉयलेट लिखा हुआ है, अननेसेसरी टॉयलेट करने मत जाओ जब तक कि आपका ब्लैडर आपको सेंसेशन नहीं दे रहा है। तो अपने ब्लैडर डायरी को मेंटेन करो, उसको कहते हैं ब्लैडर डायरी की 5 से 7 बार आपको जाना है, अननेसेसरी नहीं जाना है। फ्रेंड्स जा रहे हैं वॉशरूम यूज़ करने के लिए, आप भी जा रहे हो, वो मत करो, वो गलत है आपके लिए। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। कॉन्स्टिपेशन मत होने दो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जब भी होगा आप बॉइलिंग फोर्स लगाओगे और वो प्रेशर आपके पेल्विक फ्लोर को और वीक करेगा। तो ये और अननेसेसरी ज़्यादा पुशिंग और पुलिंग, जब भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो या कोई भी चीज़ है, तो वो सिंपल सा जो हमारा प्रिंसिपल है कि एक्सेल व्हाइल यू एक्सर्ट, कि जैसे आपने किसी चीज़ को धक्का मारा तो पहले एक्सेल कर लो, तो सांस छोड़ना स्टार्ट कर दो और फिर धक्का करो, फिर लोड दो अपनी बॉडी को। तो ब्रीदिंग को इनकॉर्पोरेट करो ड्यूरिंग योर फंक्शनल एक्टिविटीज़। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे। और दूसरा आपका ब्रीदिंग हमेशा 360 डिग्री ब्रीदिंग होना चाहिए, कि जब आप सांस ले रहे हो तो यहाँ से भी चेस्ट भी आपकी फूल रही है हर डायरेक्शन में, आपका एब्डोमिनल भी फूल रहा है हर डायरेक्शन में। तो और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो सब कुछ कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ब्रीदिंग पे बहुत फोकस करो। और पोस्चर, आपका पोस्चर अच्छा रखो। अगर मैं हमेशा ऐसे रहूँगी तो एक साइड की मसल टाइट हो जाएंगी, अगर मैं हमेशा ऐसे रहूँगी तो शायद आगे की मसल टाइट हो जाएंगी। तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर से ही जाना चाहिए, ऐसे खड़े रहना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। ये चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी और आपको अननेसेसरी इश्यूज़ नहीं आएंगे। नीचे की तरफ प्रेशर जो भी चीज़ डालती है उस चीज़ को अवॉइड करो। मैम, आपने बहुत बढ़िया डेली रूटीन प्रैक्टिसेस बताई जिससे हम पेल्विक फ्लोर को अच्छा कर सके। तो फीमेल्स जो स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी को पोस्ट नेटल में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे उसके पेल्विक फ्लोर को भी स्ट्रेंथन मिले और तकलीफ कम हो? बिल्कुल, आप देखिए, इसमें जब पोस्ट नेटल फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल 2 तरीके की प्रोसेस में से किसी एक से बाहर आई है। या तो बच्चा एब्डोमेन से आया है, सी सेक्शन हुआ है, या बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वजाइना से बच्चा बाहर आया है। तो दोनों के केस में दोनों फीमेल को ध्यान रखना है। एक के केस में जब वजाइनल डिलीवरी हुई है तो वजाइनल मसल्स स्टडीज़ के हिसाब से 85% मसल्स सेपरेट हो जाती हैं। तो सेपरेट होने के बाद बच्चा बाहर आया और उस फीमेल को वो जो मसल हैं वापस वो जुड़ती हैं, वो हीलिंग प्रोसेस मदर नेचर ही है वो, कि वो आपस में हील हो जाएगा। तो वो मसल जो 9 महीने तक लोड में थी, वो मसल जिनका भी हीलिंग हुआ है वो हील भी अपने आप हो जाएंगी, लेकिन वो मसल अपने आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। तो हर एक फीमेल को जिसने भी प्रेगनेंसी किया है आज तक, तो आप अपनी मसल्स को वापस से चेक करो, असेस कराओ, किसी भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट या पेल्विक रिहैब थेरेपिस्ट से अपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल करो और देखो कि आपकी मसल्स का क्या स्टेटस है। अगर वो एक्टिव हैं तो वेरी गुड, और अगर तो आपका अच्छे से हीलिंग के साथ हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ किया हो जिससे वो स्ट्रॉन्ग भी हो गई हो। अगर वो वीक हुई हैं तो यू रियली नीड पेल्विक हेल्थ। अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको यूरिन लीकेज हो, नीचे की तरफ वजाइनल प्रेशर बढ़े, वजाइनल लैक्सिटी हो जाए, लूज़ हो जाए आपकी वजाइना और उसके आसपास की मसल्स, आपके यूरिन को होल्ड ना कर पाए, गैस को होल्ड ना कर पाए, स्टूल को होल्ड ना कर पाए, और इवन सेक्सुअल में भी आपको इंटरेस्ट ना रहे या कुछ वहाँ पे फीलिंग ही ना रहे, और ऑर्गन्स भी नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रेंथनिंग कराओ। और जो फीमेल का बेबी टमी से बाहर आया है उस फीमेल की बॉडी में टेंशन रह जाती है, तो उसका एंडोपेल्विक फेशिया और या फिर पेल्विक फ्लोर फेशिया, वहाँ पे जो फेशियल कवरिंग है वो सारी टाइट हो जाती हैं। तो उस फीमेल को दिक्कतें होती हैं। उनको भी नीचे की तरफ प्रेशर रहता है, एब्डोमिनल प्रेशर, लेकिन उनका ब्रीदिंग हैम्पर्ड होता है। तो जैसे उनका ब्रीदिंग हैम्पर्ड हुआ, एब्डोमिनल मसल्स टाइट हुई, टेंडर हुई, बैक में पेन आएगा, वही नीचे की तरफ लोड पेल्विक फ्लोर पे वापस जाएगा, तो उनको भी वीकनेस हो सकती है। उनको मिक्स्ड पेल्विक फ्लोर इश्यूज़ होते हैं। कुछ मसल उनकी वीक हो जाती हैं, कुछ मसल्स उनकी टाइट रहती हैं। तो पेल्विक फ्लोर एक मसल नहीं है, वहाँ पे 30 मसल हैं
तो पेल्विक फ्लोर इज़ अ ग्रुप ऑफ 30 डिफरेंट मसल्स और हर एक मसल अपना अलग काम कर रही होती है। तो राइट एंड लेफ्ट, तो 15 राइट है 15 लेफ्ट हैं, जुड़ के 15 पेयर बनाती हैं। तो वो 15 मसल आप अपना अलग काम कर रहे हो, मैं अलग काम कर रही हूँ, कोई और अपना अलग काम कर रहा है, ऐसे अलग अलग काम करती हैं। तो जिसको सी सेक्शन हुआ है उसकी कुछ मसल टाइट हो सकती हैं और कुछ मसल वीक हो सकती हैं, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। तो प्लीज़ उनको भी अपना असेसमेंट कराना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी लाइफ का, तो जिनको वो सही एज पे टैकल कर सकती हैं। मैम, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट और विज़न क्या है फॉर स्पेशली फॉर एडवांसिंग पेल्विक हेल्थ अवेयरनेस? मेरा तो ड्रीम ये है कि पेल्विक फ्लोर जहाँ पर भी वीमेन हेल्थ का नाम आता है वो वीमेन हेल्थ बिना पेल्विक हेल्थ के कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो जितने भी मैटरनिटी सेंटर हैं वो सब सेंटर में जहाँ पे भी गायनेक काम कर रही होती हैं उनकी टीम का जैसे एक नर्स एक हिस्सा होती है, ऐसे एक फिजियोथेरेपिस्ट भी उसका हिस्सा हो। सो ऐसे सारे हॉस्पिटल्स, इवन गवर्नमेंट सेटअप्स, हर एक गवर्नमेंट सेटअप्स में पेल्विक रिहैब थेरेपिस्ट के लिए वैकेंसीज होनी चाहिए। और पेल्विक रिहैब थेरेपिस्ट अगर आप वर्ड यूज़ नहीं करना चाहो तो वीमेन हेल्थ फिजियोथेरेपी जो स्पेसिफिकली वीमेन हेल्थ को ट्रीट करती है। और वो वीमेन हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट कौन है? वो फीमेल है जिसको वीमेन के बारे में उसकी एनाटमी, फिजियोलॉजी, उसके फंक्शन डिसफंक्शन की पूरी जानकारी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्यूबर्टी और इवन अप टू द पोस्ट मेनोपोजल एंड जेरियाट्रिक। सब कुछ उसको पता है कि बॉडी कैसे शिफ्ट हुई, हार्मोन्स ने कैसे प्ले किया, मसल्स कहाँ वीक हुई और उसको कैसे स्ट्रेंथन। तो वीमेन हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट वो फीमेल है जो वीमेन हेल्थ इश्यूज़ में ट्रेंड है, स्किल्ड है, क्वालिफाइड है। तो ऐसी फीमेल हर एक गवर्नमेंट सेक्टर का हिस्सा होंगी, ये मेरा ड्रीम है कि मरने से पहले मैं ये देख के जाऊँ। और जितने भी गायनिक हैं या जितने भी मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं, जितने सेक्सोलॉजिस्ट हैं, जितने यूरोलॉजिस्ट हैं, उन सबके टीम का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए पेल्विक फ्लोर, अगर आप कंप्लीट रिहैब देना चाहते हो तो मैम ये तो नॉर्मल जो योगा क्लासेस हैं या जिम्स है उसमें भी ये अवेयरनेस आ गई तो बहुत हेल्प नहीं करेगी? बहुत बहुत हेल्प करेंगी। आप यकीन करोगे कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आप मेरे फ्रेंड हो तो मैं बोलूँगी चल यार मैं भी जिम जाती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि आपकी बॉडी को जिम चाहिए तो मेरी बॉडी को भी जिम चाहिए। हो सकता है कि आपकी मसल्स ठीक हों, आप जिम कर सकते हो, आप लोड कर सकते हो सकता है कि मेरी मसल्स वीक हों, मैं लोड ना कर सकती हूँ। और हो सकता है कि अगर मैं योगा कर रही हूँ और आप मेरे साथ योगा करने जा रहे हो तो योगा मतलब रिलैक्सेशन, आपकी मसल को इतनी रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, मेरी मसल्स को चाहिए। तो योगा और फिटनेस इन लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो पॉपुलेशन हमारे पास आ रहा है उसकी हेल्थ कैसी है अभी। अगर उसकी हेल्थ ऐसी नहीं है कि उसको योगा की ज़रूरत है तो उसको योगा नहीं कराना चाहिए। उसको बोलना ही नहीं चाहिए कि अगर आपको यूरिन लीकेज की दिक्कत है तो उस फीमेल को आप बैठा के स्ट्रेचेस नहीं करवा सकते हो, उसको आप प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, ओवर स्ट्रेच नहीं कर सकते। ऑलरेडी मसल्स वीक एंड ओवर स्ट्रेच हैं उसकी, तो उसको आप मना कर दो तो ये उसका एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है पेल्विक फ्लोर। तो हर एक योगा ट्रेनर को, हर एक फिटनेस ट्रेनर को भी पेल्विक फ्लोर सीखना चाहिए ताकि वो अपनी उस फीमेल को अलग एक्सरसाइज करवा पाए, उसको मना ना करे लेकिन उसको कुछ अलग करा पाए जो उसको लोड ना करके अच्छा करेगा। ऐसे फिटनेस ट्रेनर को भी पेल्विक रिहैब सीखना चाहिए कि वो मसल कैसे काम करती है। आप मेरी बाइसेप्स बना रहे हो, आप मेरे एब्स बना रहे हो, आप मेरी पेल्विक फ्लोर भी तो बनाओ। आप यकीन करोगे स्टडीज़ कहती हैं कि जो लोग ज़्यादा, जिनके 6 एब्स होते हैं उनको ज़्यादा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वेट उठाओगे, जितने ज़्यादा आप एब्स करोगे उतना नीचे की तरफ प्रेशर होकर आपका मसल्स वीक हो जाती हैं, उनको ज़्यादा पेल्विक पेन के इश्यूज़ होते हैं। तो पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन ज़्यादा है जो जिम करते हैं या जो स्पोर्ट्स में हैं लोग उनको। तो ट्रेनिंग अगर उन लोगों को भी मिल जाए और वो भी सही चीज़ दे पाएँ अपने क्लाइंट्स को तो इससे बड़ी तो कोई चीज़ है। तो जहाँ पर भी हेल्थ और होलिस्टिक हेल्थ या फिर फंक्शनल एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं, या वो फिजियोथेरेपिस्ट हो या वो योगा ट्रेनर हो या फिर वो जिम वाला हो, फिटनेस ट्रेनर हो, और उन सबको पता होना चाहिए कि पेल्विक फ्लोर क्या है, वो मसल क्या है और कैसे काम करती है, उसका स्टेटस क्या है इस पेशेंट में या इस क्लाइंट में। और ऐसे ही जितने भी यूरोलॉजिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, तो उनको भी पता है कि वो अंदर जा रहे हैं उसी एरिया से। तो जब वो अंदर जा रहे हैं टू टेक केयर ऑफ देयर ब्लैडर हेल्थ और बाउल हेल्थ और देयर यूट्रस, तो पेल्विक फ्लोर को भी थोड़ा सा देख लो कि इसका क्या स्टेटस है, और अकॉर्डिंगली आप उसको असेस अगर कर पाएँ तो करिए, और नहीं तो उसको रेफ़र कर दीजिए किसी अच्छे पेल्विक रिहैब थेरेपिस्ट के लिए। और अगर आपकी टीम में ही पेल्विक रिहैब थेरेपिस्ट है तो उससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा, इज़न्ट इट। आप अच्छा भी दे रहे हो सोसाइटी को, और सोसाइटी से आपको नाम भी मिलेगा कि आपके हॉस्पिटल में ये केयर है जो हर एक हॉस्पिटल में नहीं है।
तो इट विल बी काइंड ऑफ कंप्लीट ट्रीटमेंट ना। इससे आप जब आप रिस्टोर कर देते हो किसी की फंक्शनैलिटी को, उससे बड़ा तो कुछ नहीं होता। आप एज ए MBBS या एज ए सर्जन आपने ठीक कर दिया, ठीक करने के बाद आपने क्या, उसके बाद क्वालिटी क्या ऐड आपने की, तो क्वालिटी जैसे एक आप सोचो ऑर्थोपेडिक ऐड करता है रेफरिंग देम टू द फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसे ही इन लोगों को भी उनकी लाइफ में क्वालिटी ऐड करनी चाहिए बाय रेफरिंग देम आफ्टर एवरी सर्जरी। चाहे वो कोई भी सर्जरी हो, उसको पेशेंट को रेफ़र करें। अगर उसका यूट्रस निकाल दिया है, यूट्रस तो निकाल दिया क्योंकि यूट्रस नीचे गिर रहा था, निकाल दिया, लेकिन वो गिर क्यों रहा था, क्योंकि नीचे का फ्लोर वीक था। तो उस फ्लोर का भी क्या स्टेटस है, उसके लिए पोस्ट ऑप रिहैब के लिए उसको रेफ़र करो। तो ये बहुत ज़रूरी है, हर एक डायमेंशन का हिस्सा होना, इवन योगा और फिटनेस सेंटर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जितना हम BMI मतलब बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स पे फोकस करते हैं, उसका ऐसा ही कोई पेल्विक मसल इंडेक्स भी होना चाहिए। या ऐसा कुछ इंडेक्स होना चाहिए, ऐसा है भी इंडेक्स, लेकिन अभी उस इंडेक्स को जो समझ पाता है वो वही है जिसको जो ट्रेंड है पेल्विक फ्लोर में। एक छोटा सा ऐसा इंडेक्स ना क्या कि एक टेस्ट में बोलूँगी, यूरिन फ्लो टेस्ट होता है। तो यूरिन फ्लो टेस्ट क्या है, आप ये सीधा गूगल पे लिख लेना, आपको इमेज आ जाएगी यूरिन फ्लो टेस्ट। उसमें आपको ये बताते हैं कि वो टेस्ट आपको एक बार करना है 3 महीने के अंदर, ठीक है। सो वंस इन 3 मंथ ओनली। वो जब आपको क्या करना है, जाओ यूरिन पास करो, यूरिन पास करते हुए देखो कि आपका यूरिन का फ्लो कैसा जा रहा है, और जब वो यूरिन जा रहा है तो उसको बीच में स्टॉप करने की कोशिश करो। अगर वो यूरिन स्टॉप हो जाता है और फिर आप उसको स्टॉप कर लिया आपने, फिर वापस आपने छोड़ा तो निकल गया, फिर वापस से स्टॉप कर दिया, फिर से निकल गया, तो मतलब आपका जो स्केल है 5 आउट ऑफ 5 है कि आपका कंट्रोल है अपने यूरिन के ऊपर। आप स्टॉप करते स्टॉप हो जाता है, आप निकालना चाहते हो निकलता जाता है, तो आप ये बार बार रिपीट कर सकते हो, तो 5 आउट ऑफ 5 है। लेकिन अगर आप सोचो कि आप उसको स्लो ही नहीं कर पा रहे हो, वो फ्लो जाता ही जा रहा है, इवन आप कोशिश करो कि मैं इसको पकड़ूँ, स्लो करूँ, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी मसल्स बहुत वीक है। और ये पूरा स्केल है 1 2 3 4 5। सो डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल और आप अभी टेस्ट कर लो आपका क्या कंट्रोल है आपकी ब्लैडर के ऊपर, और अगर आपको लगता है कि वीक है तो प्लीज़ बुक योर अपॉइंटमेंट विद पेल्विक रिहैब थेरेपिस्ट, बहुत ज़रूरी। तो लोगों को इसके ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए, ये इंडेक्स पर भी ध्यान देना चाहिए। और मैम कोई ऐसी एक कोई मेमोरेबल इंसिडेंस हो जो पेशेंट के साथ, या ऐसी कोई घटना बनी हो ड्यूरिंग इस ट्रीटमेंट? बहुत सारी स्टोरीज़ हैं मेरी लाइफ में। एक सबसे बड़ी स्टोरी जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया था, मुझे लगता था कि पेल्विक फ्लोर सिर्फ मेरे लिए है जिसकी मसल्स वीक हैं, क्योंकि मैंने खुद से ही स्टार्ट किया था। तो जिसकी मसल्स वीक है उसको पेल्विक फ्लोर करना चाहिए। मसल स्ट्रेंथनिंग का ब्रेन में हमेशा रहता है कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो। कभी ब्रेन ये नहीं कहता कि जो चीज़ जो अगर कोई मसल है तो जैसा हम उसको स्क्वीज़ कराते हैं या स्ट्रॉन्ग कराते हैं, उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, वैसे ही उस मसल का रिलैक्स होना भी तो ज़रूरी है। तो रिलैक्सेशन पैरामीटर पे लोग काम नहीं करते। हमारा पेल्विक रिहैब में भी बहुत कम लोग हैं जो इस पर फोकस करते हैं। मोस्टली बात करते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट या पेल्विक रिहैब तो स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम करते हैं। एक बार मेरे पास पेशेंट आई एंड बहुत बड़े सेक्सोलॉजिस्ट हैं हमारे अहमदाबाद के, ही रेफर्ड दैट पेशेंट टू मी। और वो फीमेल 28 ईयर्स की थी, 9 साल हो गए थे शादी को, और मतलब शी वॉज मुस्लिम फीमेल हमारी, और उनको ये था कि अभी 9 साल हो गए हैं, आगे जनरेशन नहीं बढ़ रही है, तो प्रेगनेंसी तो चाहिए। सो IVF बहुत एक्सपेंसिव था उनका, तो उन्होंने सोचा कि मैं मेरे हस्बैंड की शादी मेरी बहन के साथ करवा देती हूँ। देन जब उसने बोला कि मैं मतलब उसने ये प्रपोजल अपने हस्बैंड को दिया, तो द हस्बैंड वो सो नाइस कि वो उसको इतना प्यार करता था, उसको बोला कि नहीं, मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई औरत नहीं चाहिए। एंड देन दोनों के बीच में बात होते हो तो प्रेगनेंसी करना चाहते, तो देन दे मेड सो मेनी डॉक्टर्स, बहुत लोगों को मिले, और फिर वो इनके पास गए जो सेक्सोलॉजिस्ट हमारे सर हैं। तो उन्होंने बोला कि यार आपकी तो मसल्स वीक हैं, टाइट हैं, और वो उन्होंने रेफ़र किया मेरे पास पेशेंट। उन्होंने बोला सुनीता पेशेंट भेज रहा हूँ और मसल्स बहुत टाइट हैं। तो मुझे लगा कि टाइट है, हम तो क्या कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस कराते हैं, स्ट्रेंथ पे। और जब वो पेशेंट मेरे पास आई, उसकी मसल इतनी ज़्यादा, मतलब मसल नहीं क्या, पूरी बॉडी उसकी टाइट थी। और उसके बाद जब मैंने उससे बात की, धीरे धीरे हमारे सेशन स्टार्ट हुए, तो वहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि 9 साल हो गए, 9 साल से किसी फीमेल, सिर्फ फीमेल की लाइफ नहीं, उसका हस्बैंड, कि शी वॉज नॉट एबल टू हैव सेक्शुअल टच। वहाँ पे वो पेनिट्रेशन तो दूर की बात है, वो टच भी नहीं कर पा रही थी, मसल इतनी टाइट थी उसकी। और उसका रिश्ता सिर्फ उसका ब्रेन को उसने अफेक्ट नहीं किया, उस पेल्विक फ्लोर मसल की टेंशन ने, उसने उसके रिश्ते को भी अफेक्ट किया। उसका हस्बैंड उससे बहुत इमोशनली जुड़ा हुआ था, लेकिन उसको एक कमी लगती थी अपनी लाइफ के अंदर,
उस लड़की को कमी लगती थी। उस कमी को पूरी करने के लिए वो किसी और की शादी करवा रही थी उसके साथ। एंड देन व्हेन दे केम टू मी, हस्बैंड ने सीधा मुझे बोला मुझे सेक्स नहीं चाहिए। आप ये मत सोचना कि मैं मेरी वाइफ को इसलिए लेके आया हूँ यहाँ पे कि मुझे पेनिट्रेशन करना है। मैं यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ कि वो माँ बनना चाहती है, और अगर आप इसमें कुछ हेल्प कर सकते हो तो आज बता देना, नहीं तो बता देना कि आप हेल्प नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मैं देख लेती हूँ अगर ये मेरा काम होगा तो। एंड देन आई फाउंड कि उसकी मसल्स बहुत टाइट थी। तो मैंने कहा कि 12 सेशन मुझे दे दो, अगर मैं 12 सेशन में इनको थोड़ा भी रिलैक्स कर पाई तो मैं आपको बता पाऊँगी 3 महीने आप IVF को भी देने ही वाले हो। तो IVF में जाने से पहले, जिसमें आप इतने एक्सपेंसिव, इतना सारा प्रोसीजर के साथ भी जाना पड़ेगा, एक्सपेंसिव भी होगा, तो उसके लिए आपको फ़ंड भी इकट्ठा करना है। उससे पहले सिर्फ 1 महीना मुझे दे दो, अगर कुछ हुआ तो 1 महीने बाद आप डिसाइड करना कि आपको कंटिन्यू आना है कि नहीं आना है। एंड देन दिस गर्ल स्टार्टेड ट्रीटमेंट विद मी, एंड बिलीव मी 36 सेशन हमारा था। एंड एट द मिडल ऑफ द नाइट शी कॉल्ड मी कि मैम हो गया हमारा। वो भी रो रही थी फ़ोन पे और मैं भी रो रही थी फ़ोन पे। वो मेरा पहला केस था और मुझे लगा कि ऐसी कितनी फ़ीमेल होंगी जिनकी लाइफ शायद डिवोर्स ऐसे होते हों, शायद दूसरी शादियां ऐसे होती हों। तो हम लोग सिर्फ उसको सेक्सुअली उसको एक्टिव नहीं कराया, 2-3 महीने के बाद वो माँ बन गई थी। शी वॉज प्रेग्नेंट। इसने मेरी लाइफ को चेंज किया। मुझे लगा इससे बड़ा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि मैं किसी को फर्टिलिटी में हेल्प कर रही हूँ, मैं किसी को मदर बनने में हेल्प कर रही हूँ, उसकी लाइफ को उसका रिश्ता उसके हस्बैंड के साथ वापस बनाने में हेल्प कर रही हूँ, उसका कॉन्फिडेंस ला रही हूँ उस फीमेल का, उसकी डिग्निटी वापस आ गई कि वो खुद को जो कोसती थी अब वो अपने खुद को नहीं कोसती है। आज उसके 2 बच्चे हैं। इससे बड़ा मेरी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था। और मुझे लगा मेरा खुद का परसेप्शन भी चेंज हुआ कि इट्स नॉट ओनली स्ट्रेंथनिंग, इट इज़ रिलैक्सिंग ऑल्सो। सो दोनों चीज़ें पे इक्वल फोकस, और मुझे बहुत कुछ सिखाया उस फीमेल ने। एंड वो आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे साथ ये एपिसोड्स हुए और सीखा मैंने। तो अभी ये आपका प्रोफेशन ना रह के सोल हो गया है, मोटिवेशन बन गया है, एक मोटिव बन गया है आपको जीने का, ऐसे बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे एक शरीर के एक बूंद में शायद पेल्विक फ्लोर ही होगा। अगर आप कोई भी पेशेंट के बारे में मुझसे पूछोगे, मैं सब 100% नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मेरा ब्रेन मुझे बता देगा कि शायद मैं ये कर सकती हूँ इसके लिए, और या मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे हाँ, मेरे लिए पैशन है, पेल्विक फ्लोर इज़ माई पैशन। सब कुछ है मेरे लिए, पेल्विक फ्लोर इज़ माई गॉड। जब आप लोग शायद भगवान के जाके मंदिर में ऐसे करते होगे, मैं जब भी मेरे को मेरा पेल्विक फ्लोर दिखता है तो मैं उसको ऐसे करती हूँ। तो मेरे लिए तो सब कुछ है, पेल्विक फ्लोर इज़ माई पैशन। नाइस। मैम, टू समराइज ऑल दिस थिंग्स, क्या क्या चीज़ें हैं जो किसी भी फीमेल मेल या किसी भी एज वाइज उनको ये इग्नोर नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल इग्नोर मत करो। हमने जैसे डिस्कस किया कि सेक्स करते हुए दर्द हो रहा है, मत इग्नोर करो। स्टूल पास नहीं हो पा रहा है या कॉन्स्टिपेटेड रहते हो 3-3 दिन तक, मत इग्नोर करो। अगर आपको यूरिन लीक हो रहा है खांसते छींकते हुए, मत इग्नोर करो। ये 3 चीज़ें तो अभी बिल्कुल इग्नोर मत करो। तो और अगर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ लुक फॉर द राइट, सीक फॉर हेल्प। हेल्प इज़ अवेलेबल अभी। तो जब मैं थी तो मेरे पास नहीं थी, जब मेरे साथ इशू हुआ कोई हेल्प नहीं थी, लेकिन अभी हैं लोग। तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड वी विल बी देयर टू हेल्प। डेफिनेट, थैंक यू मैम। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी कुछ फाइनली आप कुछ दर्शकों को बताना चाहे, जो कुछ प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली कैसे आपको मिल सके, कैसे अप्रोच कर सके, कोई भी चीज़ हो, तो वो फाइनली कुछ समराइज़ करना चाहे तो? बिल्कुल मैं एक मैसेज सबको देना चाहती हूँ जो भी मुझे सुन रही हैं, मेरी लाइक सारी गर्ल्स और इवन बॉयज़ ऑल्सो। ये जो एरिया है इसको टैबू मत समझो। यहाँ से ये सिर्फ एक गंदा एरिया या बैड एरिया या फिर सेक्स करने वाला एरिया नहीं है। एवरीडे हम इस एरिया को यूज़ करते हैं, हर दिन हम यूरिन पास करते हैं, हर दिन हम स्टूल पास करते हैं, ये हमारी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो इसके बारे में भी अगर इस एरिया में कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो कम फॉरवर्ड। अभी तो गूगल है आप लोगों के पास, लुक सर्च ऑन दैट कि कौन इस कंडीशन पे, अगर आपको बाउल हेल्थ की इशू है, ब्लैडर की है या फिर सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज, लुक फॉर द राइट, सर्च फॉर द राइट हेल्प। और ये कंडीशन क्या है अंडरस्टैंड करो, अपॉइंटमेंट बुक करो विद योर एक्सपर्ट्स। इसके साथ जियो मत। चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, उनके ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आज हमने बहुत सारे एडवांसमेंट कर चुके हैं हम लोग, बहुत चीज़ों का सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। सो वाई टू लिव विद द प्रॉब्लम एंड डू नॉट पुट योर प्रॉब्लम अंडर द रग ऑल्सो। उसको छुपा के मत जियो, एक बार बता दो, एक्सपर्ट से
आप सही टेक केयर करा लो और उस पार्ट को ख़त्म करो अपनी लाइफ में. सो यू कैन फोकस ऑन समथिंग एल्स. सिर्फ एवरीडे यूरिन लीकेज आपको अफेक्ट कर रहा है सब कुछ को, तो उस यूरिन लीकेज का सोल्यूशन करा के उसको यू मूव फॉरवर्ड. सेक्स करते हुए पेन हो रहा है तो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है, एक बार उसका ट्रीट करके मूव फॉरवर्ड. आप किसी और चीज़ पे फोकस कर सकते हो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है. सो इट इज़ थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ इज़ नॉट बीइंग सेल्फिश, इट इज़ बिकमिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट. सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है और सेल्फ केयर को इग्नोर मत करो. हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं. खुद के लिए करो, खुद की पर्सनल हेल्थ के लिए करो, उनको कभी इग्नोर मत करो. और यही मेरा मैसेज है दैट प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ, लव द पर्सन एंड टेक केयर ऑफ दैट पर्सन यू सी इन द मिरर. अगर उसका ध्यान नहीं रख पाए तो किसी का ध्यान नहीं रख पाओगे. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. Thank you so much for having me. Thank you.